स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देवतुल्य आयु माँ शक्ति। आज साध्या चंद्र का हमारा क्रमांक है 794। दिन गुरुवार, तारीख 16 नवंबर 2023। और आज हमारे बीच में आदरणीय श्री अंकुर मेहता जी, जो ऋषिकेश से हैं, जो पॉज एंड लर्न चला रहे हैं और काफ़ी युवा हैं और काफ़ी लोगों को मार्गदर्शन दे रहे हैं। हमेशा एक चिंतन में रहते हैं। और एक विशेष बात इनकी, और हमें अभी 2 दिन पहले मालूम पड़े, ये बहुत अच्छे कवि भी हैं। इनकी 2 कविताएं हमने सुनी तो वास्तव में ये हुआ कि इनकी जो कविताएं हैं, हम चाहेंगे कि लास्ट में कविता सुने। अंकुर जी, आज हम लोग एक चीज डिस्कस कर रहे थे आपके आने से पूर्व में कि मुकुल जी से, कि अवसाद का एक कारण हमारे दिमाग का कम प्रयोग करना भी हो गया। क्योंकि जब से एआई आई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आई है, तो हमें दिमाग को, जैसे दिमाग में पहले लगाते ना, खुजली करते थे, कुछ चीज समझ में आती थी, पेंसिल मारते थे, वो करते थे, वो सब खत्म हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आज के टाइम में एक टूल आ गया है, हेल्प मी राइट। तो उसमें क्या है, जैसे कि आपका बाई एयर जा रहे हैं तो मालूम पड़ा साहब आपका फ्लाइट के कैंसिल हो गए टिकट, तो बस उसमें एक लाइन लिखिएगा तो वो पूरी ड्राफ्टिंग करके भेज देगा आपको। तो कैसे लिखना है, तो वो सर ड्राफ्टिंग भी हमें यूज नहीं करनी पड़ी। वरना पहले आदमी ड्राफ्टिंग करता था, 4 बार लिखता था, फाड़ता था, फिर पन्ना लिखता था, ट्रांसलेशन करता था, तो सब चीज खत्म हो गया। मतलब जैसे हमारे जजमेंट, जजमेंट में काफी कस्टमर पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट ऐड किए, कट पेस्ट का जमाना आ गया। तो कट पेस्ट में भी यही होता है कि कई बार गलती हो जाती है। तो जब दिमाग का प्रयोग नहीं करना, तो कहीं ना कहीं वो भी एक अवसाद का कारण हो सकता है। मतलब आज हम मुकुल जी से यही चर्चा कर रहे थे। मतलब खैर, अब ज्यादा समय न लेते हम अब आप निवेदन करते कि आज को 2 दिन जारी करें। आदरणीय मुकुल जी। बहुत बहुत प्रणाम सभी को साधुवाद। एक ऐसा चिंतन मनन का विषय जिसे मुझे लगता है कि बहुत बार हमें मथते रहना चाहिए, क्योंकि अ, जैसा कि आज भी सूत्र मिला कि हम अपनी बुद्धि का, अपने मन की जो क्षमताएं हैं, उनका प्रयोग ही अगर ठीक से नहीं करेंगे, तो जिस चीज का प्रयोग नहीं करते हैं उसका सिद्धांत है कि यूज इट और लूज इट। या तो उसको प्रयोग में लाया जाए और या फिर वो खो जाती है। तो बहुत बार हम अपनी बहुत कीमती चीजों को रख के भूल जाते हैं, क्योंकि हमने उनका प्रयोग ही नहीं किया। अभी हम यात्रा कर रहे थे तो एलआईसी के एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर साथ में थे, को पैसेंजर, तो उन्होंने कहा कि एलआईसी के बारे में बता रहे थे कि कैसे एलआईसी मदद करती है लोगों को क्लेम पहुंचाने में, क्लेम रेशियो एक्सेट्रा समझा रहे थे। तो उन्होंने कहा कि लोगों ने अपनी एलआईसी ली और उसको तिजोरी में रख दिया। पुराने समय में ऐसे ही था ना, अब तो डिजिटल जमाना आ गया, लेकिन डिजिटल में भी खो जाता है बहुत कुछ। जिस चीज का हम प्रयोग नहीं करते वो खोने लग जाती है हमसे, बुद्धि में कहीं बहुत पीछे रह जाती है। बार बार उसे प्रयोग में लाना जरूरी है। और इसीलिए अ, जप का बड़ा महत्व है। जप क्या है? रिपीटेटिव एक्शन है। रिपीटेटिव एक्शन जब करते हैं तो वो हमारे न्यूरल पाथवे का हिस्सा बन जाता है और हमारे ब्रेन तक में उसको एक स्थान मिल जाता है। उस पर और चर्चा करते हैं। पहले गायत्री महामंत्र, जिस मंत्र के आधार पर हम ये समग्र जीवन की आधारशिला की बात कर रहे हैं। न केवल मन का विकास बल्कि चेतना के उत्थान की बात सोच रहे हैं। न केवल शरीर, ये मन और आत्मा, बल्कि शरीर और इसकी इंद्रियों के भी शुद्धिकरण की बात यहाँ आती है। उस गायत्री महामंत्र को आइए भावना ये करें कि हमारे उच्चारण के माध्यम से कण कण में, इट इज वाइब्रेटिंग इन एवरी सेल ऑफ माई सिस्टम, और मेरी एग्जिस्टेंस, मेरा जो अस्तित्व है, मेरा व्यक्तित्व ही नहीं, मेरा अस्तित्व भी इससे ओतप्रोत हो रहा है। हम बहुत बार अपने व्यक्तित्व यानी अपने बाहरी इस कलेवर तक सीमित रह जाते हैं, या थोड़ा बहुत मन तक। पूर्ण अस्तित्व अंतरात्मा तक इससे जनकृत हो रही है, प्रकाशित हो रही है, जागृत हो रही है। ऐसा भाव करते हुए मन ही मन उस गुरु तत्व को प्रणाम करेंगे और उस परमात्मा चेतना को हृदय स्थान पर धारण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं
भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। ॐ आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छन्दसा मातः ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते ब्रह्मयोने नमोऽस्तुते। दोनों हथेलियों को आपस में मलिए। प्राप्त हुई दिव्यता को मुखमंडल पर, अपने हृदय स्थान और नाभि कमल पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, पुनः स्वागत। अ, चिंतन मनन का जो क्रम चल रहा है कि कैसे हम जब किसी वस्तु का प्रयोग नहीं करते तो वो धीरे धीरे एक नेचुरली उसकी डीके स्टार्ट हो जाता है, उसका एक खंडन विघटन का प्रोसेस शुरू हो जाता है, वो डीके हो जाती है, सड़ने लगती है, पुरानी होने लगती है। और जब उसको चलाते रहते हैं तो जैसे किसी मशीन को जितना प्रयोग में लाते हैं वो उतना उसका इंजन रवां होता रहता है, इसलिए खड़ी गाड़ी बैटरी बैठ जाती है। ऐसे ही जीवन रूपी गाड़ी का जो ये बैटरी है ना, मन हमारा, जो इसको ऊर्जा प्रदान करता है, ईंधन प्रदान करता है, बल और गति प्रदान करने में सहायक होता है, वो बिल्कुल ठीक बात हो रही थी कि जब प्रयोग में नहीं लाते। और अब जबकि एडवांसमेंट का जमाना आता जा रहा है, हर चीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना जैसे कहा जा रहा था कि आ गया है, तो चीजों में जो एक आर्टिफिशियलिटी आती जा रही है और उस पर हमारी डिपेंडेंसी, ओवर डिपेंडेंसी जो होती जा रही है, उसके चलते अब मनुष्य के दिमाग के इस्तेमाल की जो है ना, वो स्कोप कम होते जा रहे हैं, ऐसा लगता है। ऐसा लगता है। कारण ये कि क्या है, देखिए ये सब चीजों से मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ कि ऐसा लगता है क्योंकि अगर व्यक्ति थोड़ा सा सूक्ष्म अन्वेषण कर ले तो ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज जैसी स्थिति है। कि मान लेते हैं कि ये बड़ी विकट स्थिति है, भाई हमारे पास दिमाग इस्तेमाल करने को कुछ है ही नहीं। अब तो बहुत सारी चीजें ऑटोमेटाइज हो गई हैं या इंटेलिजेंट हो गई हैं, वस्तुएं इंटेलिजेंट हो गई हैं, एनवायरनमेंट हमारा बाहर का जो इकोसिस्टम है वो इंटेलिजेंट हो गया है, बिल्कुल ठीक। लेकिन इट हैज ऑल्सो सेव्ड अ लॉट ऑफ टाइम। अगर हमारे पास एक पर्पस या मीनिंग है जीवन में, तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ी सहायता हो गई कि अब मुझे बैठकर ये नहीं दिमाग खुजलाना या खोपड़ी खुजलानी कि यार मैं चिट्ठी कैसे ड्राफ्ट करूं। अगर किसी सिस्टम में ये काम मुझसे बेहतर करने की क्षमता है और मुझे सिर्फ उसमें कुछ लेटर्स या कुछ वर्ड्स पुट करने हैं और वो मुझे एक अच्छा ड्राफ्ट तैयार करके दे सकता है, जिसको मैं फिर अपनी, अब मेरा विवेक इससे ऊपर है, ये कैसे समझ में आ रहा है कि उस ड्राफ्ट को फिर मैं ही मूल्यांकन करूं और देखूं कि जो मैं चाहता था उसमें अब कहाँ एडिटिंग करनी है, तो मेरा बहुत सारा समय बच गया। और इस बचे हुए समय के साथ मैं क्या करूं? समस्या ये नहीं है कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ये सहायक होने वाले जो डिजिटल सिस्टम्स हैं या एनवायरनमेंट्स या इकोसिस्टम्स बने हैं, ये हमारा मस्तिष्क के विकास कम कर देंगे। ये भी हमारे मस्तिष्क के विकास का ही प्रमाण है कि इतना सब बना है। प्रॉब्लम ये है, गुरुदेव की एक छोटी सी पुस्तक है, आत्महत्या क्यों। मैं आज सेशन था तो उस दृष्टि से मैंने कहा गुरुदेव थोड़ा सा पढ़ते हैं, चलिए। तो फिर वही डिजिटल जमाना, फिर से हमने फोन से ही पढ़ना शुरू कर दिया। तो उसका इंग्लिश वर्जन पढ़ रहे थे, वाई सुसाइड्स। तो उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि जीवन में उद्देश्य की कमी बहुत बड़ी समस्या है। मनुष्य के जीवन में उद्देश्य होना बहुत आवश्यक है। उद्देश्य बना रहता है तो उत्साह बना रहता है। पीछे भी बात हुई थी अपने इसी श्रृंखला में, अवसाद वाली श्रृंखला में। उद्देश्य जब तक नहीं होगा तो अवसाद आ जाएगा। प्रॉब्लम ये है ही नहीं कि अब अगर मान लीजिए समय बचा, तो इस समय के साथ में, इस समय एक बहुत बड़ी पूंजी है और इसके साथ में बहुत सारी चीजें कर सकता हूँ। यदि मेरे कुछ, मुझे मैंने एक ड्राफ्ट करने में समय बचा लिया, या बैंक से जाके मुझे एटीएम की लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ रहा है, या मुझे कहीं टिकट कराने वाली विंडो पे नहीं जाना पड़ रहा है, इफ आई एम एबल टू यूज दैट टेक्नोलॉजी एंड सेव माई टाइम। समस्या ये कि उस बचे हुए समय के साथ कर क्या रहे हैं। अगर मुझे उसमें अपनी स्किल एनहांसमेंट करनी है, मैं कर सकता हूँ, कुछ नया सीख सकता हूँ, ध्यान कर सकता हूँ, नया खेल सीख सकता हूँ, अपने समय की उपयोगिता कर सकता हूँ, प्रोवाइडेड आई हैव अ ऑब्जेक्टिव, आई हैव अ मीनिंगफुल पर्पस इन लाइफ। जब वो नहीं होता तो मनुष्य को लगता है खाली। तो जैसे अभी आदरणीय मुकुल मामा जी कह रहे थे कि खाली दिमाग शैतान का, तो जब मैं सुन रहा था तो मेरे अंदर से ये जिंदगी भर मैं भी दोहराता आया और सुनता आया हूँ।
पर फिर किसी ने अंदर से कहा, ये यही विवेकानंद जी बैठे हैं ना, तो चिंता, ये महापुरुष तो कहते हैं मन को खाली करो। वही महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि मन की वृत्तियों को शांत करो, और जब शांत कर दोगे तो तुम अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित हो जाओगे। मन को खाली करो, मन को शांत करो। और जितने भी काउंसलिंग सेशंस हैं उसमें कथारसिस कराया जा रहा है, मन को खाली करो, मन की गांठें खोलो। गुरुजी ध्यान करा रहे हैं तो वो भी यही कह रहे हैं, बुद्ध भगवान कह रहे हैं तो वो भी यही कह रहे हैं, तू साक्षी बन जा, मन से दूर हो जा। तो मन को खाली करने की बात सब जगह कही जा रही है, वो भी सही लगती है, ये भी सही लगती है कि खाली दिमाग शैतान का। तो द्वंद्व स्थिति आ गई ना कि अब किसकी बात ज्यादा सही है। मुझे लगता है दोनों बातें सही है, क्योंकि सापेक्षी है, मतलब रिलेटिव बातें हैं। कंटेक्स्ट क्या है, यदि वो खाली दिमाग के पास कोई उद्देश्य नहीं हुआ तो वो शांत नहीं बैठेगा, शैतानी करेगा। इसलिए खाली दिमाग होता है शैतान का। इसको कहीं लगाओ, इसको कहीं लगाओ, इसको कहीं लगाओ, इसको कोई काम दो। ये उस भूत की तरह है जो तुम्हें खा जाएगा। जैसे वो कहानी थी ना कि साधना सब कर रहे थे, एक साधक, तो भूत आ गया, तो उन्होंने कहा खंबे के ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता रहे, वरना मुझे ये खा जाएगा। उसको जो काम देते थे वो फिर फटाफट करके आ जाता था, फिर कहता था कोई काम दो वरना तुम्हें खा जाऊंगा। मन को कोई काम में लगाए रखो वरना तुम्हें खा जाएगा। कब, कौन सा मन? प्रवृत्त मन। आध्यात्मिक मन हमें क्यों खाएगा? सतोगुण से ओतप्रोत मन हमें क्यों खाएगा? वो तो युद्ध भी कर रहा होगा अर्जुन की तरह, तो सात्विक स्थिति में होगा, साक्षी भाव में होगा। वो स्वधर्म का पालन करते हुए भी अपने उस उद्देश्य से जुड़ा रहकर अपने आप को एकदम शांत बनाए रख सकेगा। ये बहुत बड़ी कला है। यहाँ तक पहुंचने के लिए अभ्यास और वैराग्य की सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। उसमें जो सहायक सारे साधन बताए गए हैं वो सब करने पड़ेंगे, ध्यान इत्यादि, प्रत्याहार इत्यादि सब चीजें करनी पड़ेंगी, है ना। ये सब जरूरी है, देखना पड़ेगा इसको कि हम क्या, हमारा मन खाली होना तो बहुत सुंदर बात है, लेकिन कब? जब ये उद्देश्यपूर्ण तरीके से इसको एक रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ाया जाए। गुरुदेव ने कहा सृजन सैनिक, सृजन सैनिक है, सैनिक है, योद्धा है, और सृजन, सृजनशील बनना। तो ये जो सृजनशीलता है, क्रिएटिविटी है, तो उसमें उसको लगाया जाए। कोई ऐसा सृजनशील अभियान अपने जीवन में लाया जाए। अभियान मतलब कोई ऐसी चीज होती है जो लंबे समय तक चलती है। अभियान एक दिन का नहीं होता, 2 दिन का नहीं होता, साल 2 साल का नहीं होता। कोई संगीत की साधना करना चाहे जीवन भर कर सकता है, कोई अध्यात्म की साधना करना चाहे जीवन भर कर सकता है, कोई अपने व्यवसाय को ही और आगे बढ़ाने की दृष्टि से सोचना चाहे कि मुझे इसमें और स्किल्ड होना है ना, तो मैं और पुस्तकें पढ़ूंगा, और केसेस पढ़ूंगा, और चीजें, केस स्टडीज पढ़ के समझूंगा। ये तो अपनी रुचि पे है, इसलिए आवश्यक है कि रुचि बनी रहे। गुरुदेव ने आत्महत्या क्यों पुस्तक का रेफरेंस देते हुए कह रहा हूँ, उन्होंने कहा कि जो विवेकानंद जी की बात से भी तादात्म्य रखता है कि विवेकानंद जी का था वीकनेस इज डेथ, है ना, वीकनेस इज डेथ, वीकनेस इज सिन। ये कमजोर होना पाप है, कमजोर होना मृत्यु समान है। कमजोर मत बनो, शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से बलिष्ठ बनो, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाओ। तो गुरुदेव ने लिखा कि देखो, प्रकृति में जो सहायक तत्व हैं, पंच महाभूतों से हम बने, ये सहायक तत्व हैं। अब ये सहायक तत्व ही जब व्यक्ति कमजोर होता है, उसकी इम्यूनिटी, उसकी प्राण शक्ति घटने लगती है, तो उसके शरीर पर वो बैक्टीरिया असर डालता है। होता तो हम सब में, लेकिन हम सब जानते हैं बेसिक साइंस है। लेकिन जब हमारी इम्यूनिटी यानी हमारी प्रतिरोधक क्षमता कम होती है तो वो वायरस, वो बैक्टीरिया हम पर असर जल्दी कर जाता है और हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि देखो, जो ये पंच महाभूत हैं, ये जो प्रकृति में बने हुए घटक हैं, ये सबको सहायता प्रदान करने के लिए उपलब्ध हैं। लेकिन इनसे सहायता ले कौन पाते हैं? वही जो वीर है, जो इनको बचा सकें, जो इनके साथ तालमेल बिठा सकें। जिनकी क्षमता इससे कमजोर है वो तो ये उस पर हावी हो जाते हैं, उसको बीमार कर देते हैं। किसी का वात बढ़ गया, किसी का कफ बढ़ गया, किसी का पित्त बढ़ गया। लेकिन यदि कोई समग्र जीवन जीना जानता हो तो उसको शारीरिक कष्ट नहीं आएंगे ना, कम आएंगे। तो प्राण शक्ति है। इसी तरह मन की भी जो प्राण शक्ति है, इसको गुरुदेव ने शब्द दिया ओजस तेजस वर्चस। मतलब ये शब्द तो पहले भी थे, पर गुरुदेव के माध्यम से हमने सीखे। ओजस, बेटा शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को ओज कहते हैं। तुम्हारा ओज कितना, ओजवान बनो, वीरवान बनो। आ जाता है ना। विवेकानंद जी ने, मुझे 100 ओजवान वीरवान पुरुष चाहिए। पुरुष मतलब ऐसे शरीर चाहिए, मैं पुरुष नारी दोनों, 100 मिल जाए मैं दुनिया बदल दूंगा। ये ये जो ओजस की बात हो रही है, शरीर की स्थिति हो गई। अब इस ओज को और बढ़ा देते हैं जब, तो मन की स्थिति में यही ओज तेज बन जाता है, तेजस्विता आ जाती है। और आत्मा के स्तर पे इसी को वर्चस कहते हैं, ओजस तेजस वर्चस। मनुष्य का ओजस तेजस वर्चस तीनों ये है शरीर की, मन की और आत्मा की प्रतिरोधक क्षमता। वर्चस हो गया विल पावर, आपका कितना एक स्कोप ऑफ
आपका एनर्जी, स्कोप ऑफ वर्क, स्कोप ऑफ लाइफ, स्पैन ऑफ लाइफ कहते हैं ना, ये स्कोप कितना है, आपका दायरा कितना बड़ा है, और उस दायरे में आप कितना प्रभावशाली होकर कितना सहायक हो रहे हैं और कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। जब उद्देश्य मिल जाता है तब वो है आत्महत्या करने। सिंधुताई सपकाल गई थी आत्महत्या करने, अन्ना हजारे भी गए थे आत्महत्या करने, एपीजे अब्दुल कलाम साहब भी गए थे। ऐसे महापुरुषों के जीवन भी देखते हैं हम, जिन्होंने जीवन में ऐसा अवसाद, गुरुदेव ने कहा कि किसी साइकोलॉजिस्ट का नाम देते हुए कि उनका ये मानना है कि हर व्यक्ति जीवन में कभी ना कभी आत्महत्या का विचार करता है, लेकिन उसमें उतनी साहस नहीं होती, इसलिए वो कर नहीं पाता। मतलब ये विचार से तो गुजरता ही गुजरता है, ऐसा उन्होंने एक मनोवैज्ञानिक का नाम देते हुए रेफरेंस दिया था। और जो इसमें ये कदम उठा पाते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत साहसी हैं, चलो साहसी तो होंगे, लेकिन वो ऐसा कदम क्यों उठा पाते हैं, खुद के ऊपर आत्मघात करना या आत्महत्या करना? तो बोले कि उनमें सेल्फ वर्थ कम हो गया। वही सेल्फ वैल्यू, एक मुझे याद है पीछे 3-4 कड़ी पहले अपन ने इसी श्रृंखला में जब बात करी थी, तो आदरणीय अरविंद मामा जी ने सूत्र दिया था कि अपना मूल्य पहचानो, प्रभु जी गुरुदेव का रेफरेंस देते हुए, अपना मूल्य पहचानो और विश्वास करो कि तुम संसार के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। अब क्या है, हम अपना मूल्य तो पहचानते नहीं, तो खुद को वर्थलेस मानने लगते हैं। तो गुरुदेव ने लिखा कि मनुष्य किस चीज को अपने पास संजो के रखना चाहता है? जो वर्दी होती है, यानी जो वैल्यूबल होती है। भाई अब मेरे को कोई चीज अगर बहुत अच्छी लगती है तो मैं उसको संभाल के रखूंगा ना, अपने पास संजो के रखूंगा, लॉकर में, अपनी तिजोरी में, अपने उसमें। लेकिन जब मुझे जीवन का मूल्यांकन करके लगे कि यार आई एम वर्थलेस, तो फिर ऐसी चीज को अपने पास रख के क्या फायदा जो वर्थलेस है, समझ रहे? तो वो उसको छोड़ने की, त्यागने की इच्छा बनाने लग जाता है। जब तक हम किसी चीज का मूल्य ही नहीं पहचानेंगे, जीवन रूपी वस्तु का मूल्य पहचानना आवश्यक है। और इसको मूल्य कौन देता है? अंग्रेजी में इसलिए भी थोड़ी देर पहले निवेदन किया, मीनिंगफुलनेस, उसका मूल्य। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइफ, क्या इसका उद्देश्य है, ये जब तक नहीं तय होगा, और जब तक इसके अंदर की शक्तियों का एक तरह से समायोजन नहीं होगा, तब तक मुश्किल बना ही रहेगी। एक छोटा सा फॉर्मूला है जो फिजिक्स में हम और आप हमेशा समझते आए होंगे, बेसिक्स एलिमेंट्री साइंस में सिखाया जाता है स्कूल में बच्चों को, कि किसी भी चीज का स्ट्रेस नापने की तरीका ये है कि उसमें बाहर से जोर लगाया जाए और देखा जाए कि भीतर से उसकी प्रतिरोधक क्षमता कितनी है, राइट? उसका मॉलिक्यूलर बॉन्ड कितना है। जब हमने एक छोटे थे तो एक कहानी से समझा था कि एक पिता जब मरने की उसमें आए स्थिति में, तो उन्होंने अपने बेटों को एकजुटता, यूनिटी का पाठ पढ़ाने के लिए सबको एक एक लकड़ी दी और उसको कहा तोड़ो, तो टूट गई, फिर एक साथ बंडल बना के दिया तो नहीं टूटी। तो उन्होंने कहा देखो, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, तुम साथ साथ रहना। बहुत बचपन से सुनी हुई और कही हुई कहानियां हैं। अब इस कहानी में स्ट्रेस का पूरा फॉर्मूला छुपा था। बाहर से लकड़ी पर जोर लगाया गया और भीतर से उसका एक मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है, वो कब टूटेगी उस पॉइंट को स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी कह दिया जाता है। बड़ी बड़ी गाड़ियां बनाई जाती हैं, ये फास्ट मूविंग कार्स बनाई जाती हैं, इनका क्रैश टेस्ट किया जाता है, इसीलिए कि देखा जाए कि इनकी स्ट्रेस बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। जब इनको इतनी हाई स्पीड पे चलाया जाएगा तो ड्राइवर को कितना इम्पैक्ट आएगा, गाड़ी कितना इम्पैक्ट झेलेगी, कितना स्ट्रेस बेयर कर सकता है ये मेटल, ऐसे टेस्ट किए जाते हैं, फिर वो गाड़ी डिजाइन होती है। ये जो गाड़ी है और इसको चलाने वाला जो मन, हमारा ड्राइवर, वो कितना स्ट्रेस बेयर कर सकता है, इसको कैसे जांचे? तो बड़ा सिंपल है, फॉर्मूला वही है फिजिक्स वाला, कि स्ट्रेस इज इक्वल्स टू प्रेशर अपॉन सरफेस एरिया। फिजिक्स में ये फॉर्मूला था, प्रेशर बाहर से और सरफेस एरिया जितने पे उस पर लग रहा है, और फिर अंदर से उसका जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड है वो कितनी शक्ति से वापस ताकत लगा रहा है ना, जो न्यूटन का सिद्धांत था, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन का। अब हमारा मन परिस्थितियां रूपी प्रेशर जब देखता है, तो स्ट्रेस की फॉर्मूला क्या बनी? बाहर से आने वाला प्रेशर, परिस्थिति, और भीतर से आने वाली इसकी प्रतिरोधक क्षमता, इसका तेजस, कितना तेजस्वी तेजस्वी था मन, मन में कितनी क्षमता थी उस चीज को संभालने की, परिस्थिति को देखने की। तो क्या फॉर्मूला बना कि स्ट्रेस जीवन में नापने का इज इक्वल्स टू प्रेशर फ्रॉम द आउटसाइड एंड एंड्योरेंस फ्रॉम द इनसाइड। अंदर से जो क्षमता है प्रतिरोध करने की, एंड्योरेंस कह लीजिए, रेजिलियंस कह लीजिए, शक्ति कह लीजिए, मनस्थिति कह लीजिए, सरल शब्दों में गुरुदेव की शीर्षक है बड़ा सुंदर, मनस्थिति बदले तो परिस्थिति बदले। बाहर की परिस्थिति नहीं बदली जा सकती, भीतर की मनस्थिति बदली जा सकती है, ये मनुष्य के हाथ की बात है। पर यही देखिए अविद्या का प्रभाव कह लीजिए, या गायत्री मंत्र की शक्ति जब नहीं होती जीवन में, तो उसका प्रभाव कह लीजिए कि हम दोष किसको देते हैं? परिस्थितियों। बदलना किसको चाहते हैं? परिस्थितियों।
बाहर के वातावरण को दोष कहाँ देते हैं, इनकी वजह से, उनकी वजह से, ये परिस्थिति की वजह से, इस फैक्टर की वजह से मेरे लिए ये काम मुश्किल हो गया और मैं तनाव में आ गया, मैं खींच गया, मैं क्रोध में आ गया। ऐसा ही होता है ना। तो बाहर से आने वाली परिस्थिति तो मेरे हाथ में ही नहीं है, वो तो प्रतिपल बदल रही है। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गाली दे लें। हमें याद है हमारे पिताजी बैंक में जब थे और कंप्यूटराइजेशन का जमाना आया था, आप लोग सब जानते होंगे, जब नेशनल बैंक कंप्यूटराइज हुए थे और कैश गिनने वाला रोकड़िया जो होता था, कैशियर जो होता था, अब उसे कंप्यूटर पे डेटा मैनेज करना है और उसे ट्रेनिंग में बैठना है। तो बहुत लोग झुंझलाए दिखते थे हमें, अरे ये कंप्यूटराइजेशन ने। फिर एक सिंगल विंडो कॉन्सेप्ट आया था बैंक्स में, नेशनल बैंक्स में, कि अलग अलग जगह जाने के बजाय एक ही विंडो पे काम होगा, तो अरे हमारा काम बढ़ा दिया, बैंक ने नया काम ले आया। ऐसा करके लोग कितना परेशान होते हैं। तो बाहर की परिस्थिति हमारे हाथ में नहीं है। अरे इतनी मशीनीकरण आ जाएगा तो इंसान की नौकरियां, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम चीजों को सही तरीके से देखें तो दे आर ब्लेसिंग इन मेनी वेज। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि अब है ही नहीं कुछ करने को, तो बैठे खाली बैठे तमस तमस। तो मैं अपनी जड़ता और अपनी तामसिकता को फिर दोष दूं कि बाहर की परिस्थिति और वातावरण पे कि यार ये एनवायरनमेंट ऐसा हो गया है कि आजकल तो हर चीज आंख झपको उसी में हो जाए। अब तो ऐसी योजनाएं आ गई हैं कि आपको बटन भी नहीं दबाना है, आप फोन तो किसको लगाना है इसका विचार करिए बस, और फोन अपने आप लग जाएगा। ऐसी टेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है। तो अब तो मुझे हाथ हिला के, मुंह हिला के भी नहीं कहना है फोन को कि भैया फलाने जी को फोन लगाओ या उसका नंबर ढूंढूं मैं। लेकिन ये सहायक होने की जगह बाधक क्यों होगा? क्योंकि हमने उसका सदुपयोग करके आगे बढ़ने की बजाय जड़ता में और चले गए। तो मेरी तामसिकता, मेरी जड़ता, जिसे आलस्य प्रमाद कहते हैं भगवान श्री कृष्ण गीता जी में, कि तमस का मतलब ये आलस प्रमाद निद्रा, अगर मैं इसी में लगा रहूं एंड आई डोंट हैव अ पर्पस ऑफ लाइफ, तो कैसे आगे बढ़ेगा? तो सेल्फ वर्थ कम होती चली जाएगी। अब इंसान की वर्थ कम होती जा रही है ना, यही तो दिक्कत हो रही है कि हमारी बुद्धि की वर्थ कम हो रही है, हमारी मन की फैकल्टीज की वर्थ कम हो रही है। लेकिन हमारी मौलिकता की वर्थ कभी कम हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये सृजनशीलता इन जड़ पदार्थों में है ही नहीं। वो इंटेलिजेंस भी आर्टिफिशियल है, उसका नाम ही यही है। हम नेचुरल है, हमारी मौलिकता बहुत यूनिक है। जब हम ये नहीं सोच पाते, तब अपने जीवन को वर्थलेस मानते हैं और डिप्रेस होते चले जाते हैं, स्ट्रेस्ड होते चले जाते हैं। गुरुदेव कहते हैं, देखो, हर घटक पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। भूल में वो पूर्ण है, लेकिन प्रकृति भी हमें सिखा रही है कि तुम्हें गति महान की तरफ करनी है। नदी चलती है तो सागर की तरफ चलती है, बूंद गिरती है तो नदी में गिरती है, अपने से बड़े की तरफ चलती है। और वो बड़ा, वो विशाल, उसकी भौतिक वो स्थिति नहीं है, वो उसकी गति है। वो कहाँ, उसकी सूक्ष्म गति है। तो हमें भी महानता की तरफ चलना चाहिए, लेकिन हम चले जाते हैं क्षुद्रता की तरफ, यानी नैरो माइंडेडनेस की तरफ। और जब हम उसमें खुद को उस दायरे में सीमित करने लगते हैं, तो हमारे अंदर की परेशानियां हमें तंग करने लगती हैं। जैसे, क्योंकि ये पुस्तक आत्महत्या पे थी, आत्महत्या तक तो व्यक्ति, हर व्यक्ति नहीं जा रहा, लेकिन हमारे अंदर ये परेशानी, स्ट्रेस, अवसाद, एंजाइटी, ये सब तो बार बार आ ही रहा है ना लोगों में। तो क्या हो रहा है कि गुरुदेव कहते हैं कि बेटा, जब व्यक्ति क्षुद्रता के जीवन में जीने लगता है, तो उस नैरो माइंडेडनेस के चलते उसके अंदर जो घृणा का भाव आने लगता है। बहुत बार लोग इसलिए आत्महत्या करते हैं कि, या उसका प्रयास करते हैं, जो कई बच भी जाते हैं, नहीं मरते, तो उनसे पूछा जाता है, बोलते कहते हैं, वो कहते ऐसा ऐसे स्टैटिस्टिक्स है कि किस लिए आत्महत्या करते हैं? बोले मैं इनको मजा चखाने के लिए कर रहा था, बदला लेने के लिए, आउट ऑफ रेज, आउट ऑफ रिवेंज, कि इससे इनको दुख मिलेगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने चल दिया। तो बदला लेने के लिए करते हैं। कुछ इसलिए करते हैं कि उनको जो है जीवन से घृणा हो गई है, इसलिए इस तरह की चीजें करते हैं। नॉट ओनली दिस, जो भी हमारा एक आउटरीच हम एक्सप्रेस करते हैं, डिप्रेस्ड लोग, ये जितना शोर शराबा है ना, ये एक तरह का भड़ास है, वो निकाल रहे हैं। नहीं निकाल पाते हैं तो और अंदर कंटेंट हो जाती है और दूसरे तरीके से निकलती है। जितना क्राइम हम आसपास देखते हैं, ये सप्रेस्ड इमोशंस है। ये सारे सप्रेस्ड इमोशंस अलग अलग रूप में अलग अलग लोगों के अंदर से निकल के आते हैं, और बहुत सारा एक तरह का पोल्यूशन हमारे आसपास फैलता चला जाता है। और उसको ही दूर करने के लिए बहुत आवश्यक है कि मनुष्य अपनी वर्थ को पहचानना शुरू करे। इसीलिए जरूरी है कि हम, जो आपने शुरू में आधार रखा आज की सोच का, कि जो हमारी क्षमताएं हैं उसका अगर हम सदुपयोग नहीं करेंगे, तो वो खाली दिमाग, ठीक कह रहे हैं आप, शैतानी करेगा, उटपटांग हरकतें करेगा। वो एक्चुअली खाली नहीं है, उसके अंदर बहुत सप्रेस्ड है। तो वो शैतानी अंदर से निकल निकल के ना, उसकी वृत्तियां आ रही हैं, टेंडेंसीज आ रही हैं, इम्पल्सिवनेस आ रही है। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दैट इम्पल्स, वन गेट्स कंज्यूम्ड
और फिर वो शैतानी और वो मतलब शैतान जैसी हरकतें करता दिखाई देता है, ऊट पटांग विध्वंस करता दिखाई देता है, कभी इसको तंग कर दिया, कभी यहाँ कुछ ऐसा कर दिया, कहीं शोर शराबा कर दिया, जिससे कि अपनी प्रेजेंस फील हो। एक तरह का सफोकेशन है, एंड देयरफॉर इट रिक्वायर्स मोर हेल्प वेरी मच। एक अभी मैंने छोटा सा वीडियो देखा, रील देखा, बड़ा अच्छा था, ईसा मसीह पे था। एक नारी ने एडल्ट्री प्रैक्टिस करी, तो समाज के लोग उसे पत्थर मारने के लिए इकट्ठा हो गए कि इसने तो अपने पति के अतिरिक्त किसी से रिश्ता बनाया, तो ये तो पापी है, इसको मारो। और उन्होंने वो पत्थर पत्थर पड़े थे, तो एक मॉब इकट्ठी हो गई, वहां ईसा बैठे थे, और ईसा ने मिट्टी पे लिखा अपनी भाषा में कि यदि आप में से कोई भी ऐसा हो जिसने कभी कोई पाप नहीं किया हो, तो वे पत्थर मारे। तो सबने अपने पत्थर नीचे गिरा दिए। कभी ना कभी तो तुमसे हमसे भैया सबसे हुआ होगा भूल, प्रायश्चित कर लो। भूल सुधार मनुष्य का सबसे बड़ा विवेक है, मंदिर माता जी बार बार कहती थी। बेटा ठीक है, भूल हो गई, इस भूल को मत दोहराना। मनुष्य जीवन में आए, प्रकृति के दोष लगे, अपनी अविद्या रही, जो भी कारण रहा, और उसमें अगर कुछ हो गया, भगवान तो बार बार कह रहे ठीक है, वॉट एवर हैज हैपेंड, अब तय कर लो और अब मेरी शरण में आ जाओ, यानी कि अब सही की शरण में चल दो। ठीक है, आत्मा की शरण में चलोगे तो फिर वो आध्यात्मिक मन सही कार्य करेगा, तब कोई अंगुलीमाल कोई श्रेष्ठ डिसाइपल बन जाता है, तब कोई आम्रपाली शिष्या बन जाती है, तब जीवन परिवर्तन। तब ये आत्महत्या करने जाने वाले जो नाम हमने शुरू में लिए, डिप्रेस्ड हो गए, जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, सडनली लक्ष्य मिल गया कि मैं एक बच्ची को छोड़ के आत्महत्या करने जा रही थी, फिर वो सिंधुताई सपकाल अभी देहांत हुआ जनवरी में इसी साल, तो उस कितनों की माँ बन के गई। इतने ऑर्फनेज उन्होंने चलाया, 1500 से ज्यादा बच्चों को जीवन दिया, उनके बच्चे फिर बड़े हो गए हैं और शादियां हो गई हैं। कितने अवार्ड्स मिले उनको, CNN अवार्ड्स, अनसंग हीरोज अवार्ड, कितनी सारी चीजें। ये अवार्ड्स की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है कि किसी व्यक्ति की सोच जब किसी लक्ष्य को पकड़ के चलने लग जाती है, किसी श्रेष्ठ उद्देश्य को पकड़ के चलने लग जाती है, तो वो श्रेष्ठता का विचार ही उसके पूरे स्नायु तंत्र का हिस्सा बन जाता है। अरविंद मामा जी तो रोज सुबह बैठते हैं साथ में, अभी हम लोग पढ़ रहे थे विवेकानंद जी, कोई दो दिन 3 दिन पहले के सत्संग में था, तो उनसे खेतड़ी के राजा अजीत सिंह ने पूछा कि शिक्षा क्या है, तो बड़ी अच्छी परिभाषा दी कि जब विचार स्नायु का हिस्सा बन जाए, स्नायु स्नायु तंत्र नर्वस सिस्टम का पूरी तरह इसमें बैठ जाए, शरीर के रोम रोम में, है ना, एक जगह वो कहते हैं टेक वन आइडिया एंड चर्न इट इन योर माइंड, और उसको तुम इतना विचारो, इतना विचारो, इतना विचारो कि वो तुम्हारे कण कण का, रोम रोम का हिस्सा बन जाए, तब तुम्हारा शरीर भी उसी दिशा में काम करेगा, इंद्रियां भी उसी दिशा में। मन, इंद्रियां कहाँ जाएंगी, मन के पीछे ही चलेंगी ना, इंद्रियों का राजा इंद्र। तो इंद्र कहाँ है, इंद्र भटका हुआ है तुम्हारा। ये कभी गौतम की पत्नी अहिल्या को अभिशापित करवा देता है, कभी किसी ऋषि का तप भंग कर देता, ये हमारा इंद्र, हमारा मन जो है, ये ठीक से बैठ नहीं रहा ना। आपको याद होगा पिछले वाले संस्करण में अपन ने चंद्रमा शक्ति पे कार्य किया था गायत्री महामंत्र के माध्यम से। चंद्रमा मन का ही प्रतीक है, अभी मन भाग रहा है इधर उधर, इसको नियोजित नहीं कर रहे, है ना। तो बात वही है मूल में कि जब हम श्रेष्ठ उद्देश्य दे दें, उस उद्देश्य को बार बार अपने जीवन का विचार तंत्र का हिस्सा बनाए। और पिछले सेशन में बात हुई थी, बहुत जरूरी है कि आसपास के जो परिजन हैं उस व्यक्ति के और हम सब के, वो व्यक्ति कोई दूसरा नहीं है, हम सब हैं जो स्ट्रेस को फील कर रहे हैं। जब हमारे पास एक इकोसिस्टम होता है जो हमें रेजोनेट करके हेल्प प्रोवाइड करता है, एक पॉजिटिव फीडबैक, एक लूप देता है, तो हम संभलते हैं। फिसलते हम भी हैं, लड़खड़ाते हम सब भी हैं, लेकिन कि चाहे वो गुरु हो, चाहे पत्नी हो, चाहे बच्चे हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे अड़ोस पड़ोस हो, चाहे गुरु भाई बहन हो, चाहे समाज हो, चाहे देश हो, जहां से भी वो इको सिस्टम हमें रेजोनेट करता मिलता है, हमारे अंदर वो लक्ष्य हमें फिर फिसलने नहीं देता, फिर हम खड़े हो जाते हैं। फिर लगता है कि नहीं, लाइफ इज वर्दी, आई शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर, तो वो कॉन्ट्रीब्यूशन की भावना आने लगती है। वरना क्या है, वो स्केर्सिटी, संकीर्णता इतनी बड़ी, वो है ना, एक तरह का श्राप है कि जब व्यक्ति संकीर्ण होकर सोचने लगता है, संकीर्ण छोटा छोटा, चाहिए संस्थाओं पे आप लागू करके देख लीजिए, आप ऑर्गेनाइजेशंस पे, फर्म्स पे, बिजनेस एंटरप्राइजेस पे, कहीं पे भी इसको लागू करके देखिए। आप लोग तो इतने बड़े बड़े फोरम्स में जाते रहे हैं, लोगों को सिखाते रहे, जहां केस स्टडीज हैव कंफर्म्ड, जहां पर वो कार्य जिस उद्देश्य के साथ शुरू हुआ था, उस उद्देश्य की मौलिकता जितनी स्ट्रांग है और जितनी स्ट्रांगली उसके DNA में रची हुई है, उतनी वो संस्था लॉन्ग टाइम सस्टेन कर रही है, ग्रो कर रही है, एक्सपैंड कर रही है और लोगों तक पहुंच रही है। और यही अगर बहुत संकीर्णता तक रहे तो मामला बेकार है।
आज मैं एक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ रहा था, उसका नाम है अरविंद। वो महर्षि अरविंदो पर प्रेरित होकर जिन डॉक्टर ने उसकी स्थापना करी थी, आंखों के एक डॉक्टर थे, उनकी पोती ने एक टॉक दिया था, नॉट लाइक अ टेड टॉक बट इट वाज लाइक अ टेड टॉक, नॉट अ टेड टॉक। तो यूएस में एक फ्रेटर्निटी को एड्रेस कर रही है, और उसमें उसने बहुत सुंदर प्रेजेंटेशन दिया, अराउंड 30 मिनट्स का। और उसने कहा कि मेरे दादाजी ने जब ये संस्था की स्थापना करी थी तो महर्षि अरविंद के इस पर विचारधारा पर करी थी, और श्री माँ के विचारों पर। और उसमें उन्होंने कहा, योर इनर वैल्यूज क्रिएट योर आउटर प्लान। और इस सिद्धांत के आधार पर उन्होंने जो इस संस्था का डीएनए बनाया, और लोगों को फ्री आई ऑपरेशंस करना शुरू किए साउथ इंडिया में, मदुरई में। और वहां से आज ये स्थिति है कि 170 प्लस कंट्रीज में दे आर दी सप्लायर्स ऑफ आई लेंस, दे आर दी एक्सपोर्टर्स एंड ऑल। मैं उसकी केस स्टडी में ज्यादा नहीं जाऊंगा, तो लिंक मैं आपसे शेयर कर दूंगा, तो बहुत बहुत रुचिपूर्ण है, देखिएगा। उसमें एक सूत्र बड़ा अच्छा आया, उन्होंने कहा, अंत के लास्ट 30 मिनट का है, आखिरी 10 मिनट में उन्होंने कहा कि आपको मजा आएगा ये जानकर कि जब ये इतनी बड़ी एंटरप्राइज बना दी उन्होंने, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, और उसके बाद भी इतना टर्नओवर सब क्रिएट कर दिया बेस्ड ऑन दीज फंडामेंटल्स ऑफ कंपैशन एंड ऑल, जिन्हें हम यूजुअली बिजनेस में इनकॉर्पोरेट करने से सोचते हैं कि अरे ये कंपैशन से कैसे बिजनेस चल सकता है, इट रिक्वायर्स अ डिफरेंट माइंडसेट, ये वो कट थ्रोट कंपटीशन टाइप, वहाँ डेडलाइंस, कट थ्रोट, ऐसे मतलब वॉयलेंट वाले शब्द जो है यूज किए जाते हैं ना। तो ऐसे में ये कंपैशन, इंटीग्रिटी एंड एबंडेंस, इस तरह की फीलिंग के साथ में काम करना और इतना बड़ा क्रिएट करना, उन्होंने कहा जब अरविंद एक इस स्थिति में आ गया एक संस्था के रूप में कि इट हैड क्रिएटेड द रेसिपी ऑफ सक्सेस, यू नो दैट सूप ऑफ सक्सेस, कि हाँ हमें मंत्र मिल गया, इस तरह से काम किया जा सकता है। So they did not confine it to themselves. My grandfather at that point in time told all the team members, including, क्योंकि 20-25 तो फैमिली मेंबर्स ही थे सारे डॉक्टर्स, तो उन्होंने कहा कि मेरे ग्रैंडफादर ने कहा, नाउ लेट्स रेप्लिकेट इट, गो टू दी ओपोनेंट्स जो कॉम्पिटिटर्स हैं, और उनको भी ट्रेन करते हैं, क्योंकि हमारा कोई ओपोनेंट है ही नहीं, वो हमें ओपोनेंट मानते हैं, हम उन्हें जाके सिखाते हैं कि वो और बेहतर कैसे कर सकते हैं, जान रहे हैं? नहीं, युग निर्माण तो हमारा बपौती है। कोई ऐसा कहे, नहीं, गुरुदेव ने कहा वहां जाके सिखाओ वो और श्रेष्ठ कैसे बने। भाई सूत्र है, सबके लिए काम करेगा, वैज्ञानिक सूत्र है। गुरुत्वाकर्षण किसी के लिए अलग और किसी के लिए अलग तो हो नहीं सकता। इसका सदुपयोग करना अगर सीख जाए व्यक्ति तो ज्यादा बेहतर हो। तो गुरुदेव ने कहा, ये बेटा अध्यात्म के सूत्र किसी जाति विशेष या समुदाय के लिए नहीं है, ये हर मनुष्य के लिए आवश्यक है। इसलिए कोई कोई कैसा भी हो, उसको किसी भी मतलब बैकग्राउंड का हो, आप उसे जाकर जरूर ये निवेदन करिए और ये काम करेगा। तो उन्होंने अपने कॉम्पिटिटर्स को जा जाके ट्रेनिंग्स देनी शुरू कर दी, और उसका सूत्र बड़ा अच्छा था। सूत्र ये था, ही सेड व्हेन यू कन्फाइन योर स्ट्रेंथ्स टू योरसेल्फ, जब आप अपनी शक्तियों को सिर्फ अपने तक रखते हैं, यू फेल टू क्रिएट अ लार्जर इम्पैक्ट टू द सोसाइटी। सही बात है। मेरी शक्ति है, मेरी स्ट्रेंथ है, मैंने अपने तक रख ली और किसी से बांटी नहीं, कॉपीराइट मेरा, ये वो। गुरुदेव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और हम गुरुदेव को ही पढ़ रहे थे, उसमें उन्होंने कितना बढ़िया एकदम, गुरुदेव ने यही तब करके दिखाया। ना किसी संस्था से उन्हें प्यार, कि भाई वो कहते थे मेरा मकड़ी वैसा हाल है बेटा, खुद ही खा जाएगी मकड़ी, अपना जाला कोई भरोसा नहीं, क्या, एकदम निर्मोही वाली बात। और उसमें बड़ा सूत्र, अच्छा सूत्र था, सर्व बिफोर यू डिजर्व, सर्व बिफोर यू डिजर्व, आप पहले सेवा करिए, दीजिए, देने की बात आई उसमें। जब इस तरह की चीजों में मनुष्य जीने लगता है ना, तो ये महानता की तरफ जाने की बात हो रही है। तब ये डिप्रेशन, ये आत्महत्या का विचार, ये स्ट्रेस, ये एंग्जाइटी, फिर वो क्षमा करना, शुरू में बात हो रही थी शायद एक पॉजिटिव एंग्जाइटी की तरफ बात जा रही थी, जैसे यू स्ट्रेस, पॉजिटिव स्ट्रेस की बात आती है कि कुछ स्ट्रेस अच्छा है, फियर अच्छा है, बिल्कुल है। और उसमें कोई दो राय नहीं है, वो बायोलॉजिकली भी बहुत अच्छा है, साइकोलॉजिकली भी बहुत अच्छा है। पर फिर इतने ट्रिगर्स की भी जरूरत नहीं पड़ती ना। भाई जैसे बॉडी में कॉर्टिसोल यानी यू स्ट्रेस जो क्रिएट होता है कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन से, वो हमें जागने के लिए प्रेरित करता है। लेकिन वो जागने की प्रेरणा मैं बायोलॉजिकल हार्मोन तो फिर छोड़ू, अगर मेरे अंदर ब्रह्म मुहूर्त में उठने की शक्ति एक उद्देश्य पैदा कर दे, तो मुझे इस पर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा ना, प्रकृति पर, मैं उसके बंधन से मुक्त हो गया, और स्वेच्छा से मेरी अंतरात्मा ही मुझे उठा रही है, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ रही उसकी। बहुत फ्रेशली आराम से नींद उसी समय खुल रही है। अब मेरी नहीं खुलती है, मेरे तो एक कविता शेयर करी थी अभी जब नींद नहीं खुली थी तो। लेकिन
जिन लोगों ने ये सिस्टम अपना एकदम रचा पचा लिया है, नर्वस सिस्टम का हिस्सा बन गया है, वो देखो आराम से जी रहे हैं, उनके पास वो उद्देश्य है जो उन्हें, जैसे स्वामी आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब कहते थे कि खुली आंखों के सपने जो तुम्हें सोने ना दे, वो सपने होते हैं। तो वो लक्ष्य है, मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण। तब हमारा खाली दिमाग शैतानी नहीं करेगा, तब वो सृजन में लगा रहेगा। तब हनुमान जी खाली बैठे भी होंगे ना, तो राम 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 राम, काम दिया काम में लग गए, नहीं तो राम राम। फिर ये भटकन नहीं आएगी जो सुग्रीव में आई थी। जो सुग्रीव में आ गई थी ना, वो तो भगवान को प्रॉमिस करके भूल गए थे कि भाई हम आपकी सहायता करेंगे। लक्ष्मण जी गए थे याद दिलाने कि भैया तुमने एक प्रॉमिस किया था, भूल गए, अपना वचन निभाओ। अ, तब हमें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, फिर हमारा वो ये अप दीपो भव, भीतर से अपना प्रकाशित व्यक्ति होने लगता है। इसलिए आवश्यकता ये है कि उस लक्ष्य की खोज की जाए। और एक और परिवर्तन इसमें ये आ जाएगा, जब ये समीकरण लोग समझ के जीने लगेंगे, तो आज हमारा जो सिस्टम है ना, वो जो रिवॉर्ड्स है वो पैदा कर, वो रिवॉर्ड्स जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं बेस्ड ऑन द आउटकम, नॉट बेस्ड ऑन द प्रोसेस। कि किसने कितना सेल्स टर्नओवर दिखाया, कितना किसने केस सॉल्व किए, किसने कितने क्लेम्स सॉल्व किए, किसने कितने, मतलब एक टारगेट को अचीव किया। ऐसे ही स्कूलिंग में हो रहा है, ऐसे ही कंपनीज में हो रहा है, सोसाइटी एट लार्ज ऐसा सिस्टम लेके चल रही है आप पिछले कुछ समय से। बट ग्रेजुअली वहां भी चेंजेस आने लगे हैं। आप देखिए स्कूलिंग में भी एग्जामिनेशन को अब थोड़ा सा पहले से कम ये दिया जा रहा है, एटलीस्ट एट द एलिमेंट्री लेवल। नहीं, एग्जामिनेशन से नहीं चेक करेंगे, ओवरऑल बच्चा परफॉर्म क्या कर रहा है उससे देखेंगे। सम पीपल हैव स्टार्टेड टेकिंग दैट इनिशिएटिव, लेट अस अप्रिशिएट दैट। और धीरे धीरे वही फिर बढ़ेगा, और एक समय आएगा जब मत्स्यावतार हो जाएगा उसका। तो ये जरूरी है, क्योंकि इससे होता क्या है, देखिए जब एक फंडामेंटल रोड ब्लॉक आता है कि मेरा आउटकम, ये मैंने किताब कितनी याद कर ली और इसको मैंने मगअप करके आपको सुना दिया, तो आप कहेंगे बहुत इंटेलिजेंट है, समझ में कुछ आए चाहे नहीं आए, परीक्षा में मैंने उत्तर दे दिया, आपने कहा बहुत अच्छा नंबर लाया, बहुत अच्छा बच्चा है। नहीं, जरूरी नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य चरित्र निर्माण था। स्वामी विवेकानंद ने कहा, गांधी जी ने बड़ा अच्छा सूत्र दिया था, जो पढ़ाना है लोकल लैंग्वेज में पढ़ाओ, रीजनल लैंग्वेज में, ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेंगे। ये इंग्लिश के पीछे मत भागो, किसी भी ऐसी भाषा के पीछे मत भागो जो एलियन है, पहले उस भाषा को सीख रहा है फिर वो कर रहा है। तुम्हारी मातृभाषा जिसमें तुम्हें समझ में आता है, बोलना आता है, लिखना आता है, उसमें वो गणित पढ़ो, उसमें ज्योग्राफी पढ़ो, तब ज्यादा अच्छे समझ में आएगी। और मतलब इस पर सब पे स्टडीज होके देख ली गई है कि हाँ दीज आर वैलिड फैक्ट्स, कि सिर्फ किसी महापुरुष के कोई वचन हो या किसी समाज सुधारक के वचन हो, ऐसा नहीं। तो स्वामी जी ने कहा कि चरित्र निर्माण का कहाँ मामला रह गया, शिक्षा इसलिए तो नहीं थी कि बस सूटेड बूटेड होके घूमने लगे। संस्कार निर्माण की बात कहाँ रह गई, ये आवश्यक था। गुरुदेव ने इसी को शिक्षा ही नहीं विद्या भी ऐसा कह के पूरा स्थापना करी कि विद्या हो जीवन में, जिससे विनयशीलता आए, जिससे उसके अंदर पात्रता आए उसके अंदर, फिर उसके बाद उससे वो धन उपार्जन करे, अर्थ उपार्जन करे, सेवा करे, निश्चित रूप से उसको संभाल पाएगा। देखिए शक्ति का नियोजन करने की जब तक क्षमता ना हो, और शक्ति हाथ में दे दी जाए, छोटे बच्चे को पटाखा चलाना नहीं आता, हम दे दे तो क्या होगा नुकसान ही होगा ना। वैसी बात है, अग्नि एक शक्ति है, उसको नहीं सदुपयोग करना आ रहा, वैसी बात। तो हमें ये जरूरी है कि पहले उसकी तैयारी करवाई जाए। ये अगर हो गई ना, तो ये आत्महत्याएं, ये डिप्रेशन, ये बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अब मुझे पता है कि अगर कहीं आगे जाके डेड एंड को मैंने हिट कर दिया एंड देयर इज नो ऑप्शन अवेलेबल फर्दर, आई कैन ऑलवेज चेंज माई रूट। अभी ये लगता है कि नहीं, दिस डेड एंड मीन्स डेड एंड, एंड ऑफ लाइफ, इससे आगे कहीं जा नहीं सकते। नहीं, हम रास्ता बदल सकते हैं। लेकिन क्या होता है, समाज हमें फेल्यूर का टैग देता है, या हम खुद को फेल्यूर का टैग दे देते हैं, और उस कमजोरी में फंस जाते हैं। अपनी बाकी क्षमताओं को भी कहते हैं यार ये किस काम की, और इसीलिए हो जाते हैं। आज तो थैंकफुली समाज इतना फेल्यूर से भरा पड़ा है, जिन्होंने सक्सेस में अपने जीवन को कन्वर्ट कर लिया। चाहे भौतिक स्तर पे देख लें, चाहे सामाजिक स्तर पे देख लें, पीछे किसका क्या अतीत था जानना आवश्यक भी नहीं लगता। उन्होंने अब क्या किया, जब वो विपरीत परिस्थितियों से खड़े होकर कुछ अच्छा कर गए। ठीक है ना, दोष किसी में कुछ होगा कहीं ना कहीं, लेकिन जिसने अच्छा कर लिया, फिर हम ये देखते हैं कि अच्छा क्या करते चले गए, और ज्यादा उसमें बेहतरी कैसे लाते चले गए। तो मूल में वही है मुझे लगता है, और इसके लिए अभी आवश्यक ये है कि हम शुरुआत कहाँ से करें। तो इसीलिए जो सारे हमें साधन दिए गए, जो जिन्हें हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कह लेते हैं, वहां से, क्योंकि हम प्रैक्टिस भी करेंगे ना, प्रैक्टिस भी आवश्यक है साथ साथ। पिछली बार हमने क्या क्या चीज की प्रैक्टिस करी थी, दो चीजें करी थी हमने। सांसों पर ध्यान किया था, प्राणाकर्षण प्राणायाम किया था, है ना। अब एक हम आज करेंगे मूल बंध पे काम। प्रभु जी गुरुदेव ने
और मैंने इनको भी पढ़ा, स्वामी शिवानंदा जी को। उन्होंने कहा कि मूल बंध जो है वो सभी तालों की चाबी है। मनुष्य की आदि व्याधि यानी शारीरिक और मानसिक जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान देने में सक्षम है। ये अंदर की शक्ति को जागृत करने में, क्योंकि भी आवश्यक है भाई, अगर मेरे अंदर वोल्टेज ही कम है तो भाई थोड़ी वोल्टेज तो डालो, बिजली तो फिर सप्लाई तो हो। तो मुझे अपने अंदर से एक डायनेमो, एक रोटेट मूव तो करनी पड़ेगी मोटर बार बार। तो उन्होंने कहा कि इसको जागृत करने की चाबी भी बेटा तुम्हारे अंदर है, बाहर मत जाओ ढूंढने इसको, तुम्हारे यंत्र में ही सब छुपा हुआ है। तो इस यंत्र को समझने लग जाए, तंत्र यानी सिस्टम और यंत्र यानी इंस्ट्रूमेंट, ये इंस्ट्रूमेंट और उसका सिस्टम काम कैसे करता है थोड़ा थोड़ा समझने लग जाए व्यक्ति, और उसका सदुपयोग कर ले, ज्यादा नहीं, 2-2 मिनट भी कर लेगा ना, तो उसको बहुत शक्ति मिलने लग जाएगी। उसके पास विचार करने की शक्ति, उसके पास शरीर को चलाने की शक्ति, उसके पास मन में आए हुए विचार को संकल्प में बदलने की शक्ति, उसके पास मन में आए विचार को बुद्धि के तराजू पर तौल के सही समाधान करने की शक्ति, ये सारी शक्तियां धीरे 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 और बेहतर होती चली जाएंगी। है तो अंदर, कहीं या तो किसी परेशानी के कारण दब गई हैं, या व्यक्ति ने उस पर काम नहीं किया है, तो यूज इट और लूज इट की जो शुरू में बात हो रही है, तो वो क्षमताएं कम पड़ गई हैं बस। तो बस ये है कि क्षमता जो कम पड़ जाए उस पर वापस काम करना शुरू किया जाए, तो यही अभ्यास कहलाता है। रिपीटेटिवली अभ्यास करें तो व्यक्ति खड़ा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि वही, जैसे उस दिन बात शुरू में एक बार याद है मुझे हुई थी कि यार जिसमें ताकत ही नहीं है वो खड़ा कैसे हो। आदरणीय अरविंद मामा जी ने कहा था भाई कुछ तो फिर इसको किया जाए, ये तो बेचारा खुद कुछ कर ही नहीं पा रहा है। तो आसपास के लोगों का और वातावरण का सहयोग थोड़ा सा मिल जाता है तो होता है। और कुछ ऐसी चीजें जो क्विक फिक्स की तरह काम करती हैं, जिनको थोड़ा सा करने से भी बहुत तेजी से एक प्रभावशाली, एकदम जैसे वो हार्ट पेशेंट में, हार्ट अटैक में कोई बेचारा मरने के नजदीक पहुंच जाए तो डॉक्टर्स कई बार इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं कि उस शॉक से, है तो वो दर्दकारी कार्य, लेकिन उससे उसकी प्राण वापस अगर आ जाए तो अच्छा ही है ना। तो ऐसा कुछ थोड़ा सा जर्क देने वाला ही काम मूल बंद करता है। इसको हम एनल लॉक कहते हैं अंग्रेजी में, और योग की भाषा में मूल बंध इसलिए कहते हैं कि बंधन को खोलने के लिए बहुत काम आता है। बंधन क्या, वही ऊर्जा बंध गई, मन बंध गया, कहीं जीवन में कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसका प्रयोग हमने जिन लोगों के साथ भी किया, अच्छा उनको फल मिला, प्रतिफल, जिन्होंने नियमितता से थोड़ा किया। तो मुझे लगता है कि इस मंच के माध्यम से जिन लोगों तक भी ये बात पहुंचे, वो अगर मूल बंध का अभ्यास करना शुरू कर दें, परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में लिखा है कि ज्यादा नहीं करना बेटा, 2 मिनट का ही प्रयोग कर ले बस। और इससे ज्यादा करना भी मत शुरू में, क्योंकि उसका एक इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखने की बात है कि परहेज भी आवश्यक होता है ना। जैसे तो परहेज ये करना है, कई बार क्या होता है कोई चीज सरल लगती है तो हम सोचते हैं ज्यादा कर ले। जैसे होम्योपैथी में होता है ना, डॉक्टर कहता है 4 गोली ही खाना, तो हमें लगता है मीठी है और कुछ दिक्कत तो है नहीं, 4 की जगह 8 खा ले। ना 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 भैया, 4 गिन के खाना क्योंकि उसका असर जो है वो लाभकारी असर तभी तक है, उसके बाद नुकसान भी कर सकता है। क्योंकि वो बॉडी की नुकसान ये होगा कि उसकी जो प्रोग्रेसिवनेस वो डिले होने लग जाती है। तो कभी कभी लगता है इतना सरल प्रयोग है, बार बार कर ले, नहीं बार बार नहीं, गुरुदेव ने कहा इसलिए एक सक्षम मार्गदर्शक के नजर में करना चाहिए। लेकिन एक ऐसा है कि इतना डोज तुम रोज ले लोगे तो तुम्हें नुकसान नहीं करेगा, इतना तुम्हें हेल्प ही करेगा। अभी हमने एक गिलोय का वो लेकर आए थे, उस पर पढ़ा कैसे लेना है, तो उसमें लिखा था कि जितना बताया 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, इससे ज्यादा ना लें, कम भले ले लें आपकी इच्छा हो तो ज्यादा ना लें, क्योंकि फिर एडवर्स इफेक्ट आने लग जाएंगे। क्योंकि जेनरिक एक डिस्क्लेमर है ना, वो हो सकता है हमारी शरीर उससे ज्यादा पचा ले, लेकिन फिर भी उसमें डिस्क्लेमर है। ऐसे इसका डिस्क्लेमर ये है कि इसे 2 से 3 मिनट से ज्यादा नहीं करना है। 15-20 बार कर लिया, पर्याप्त है। एक दिन में 15-20 राउंड्स कर लिए, अभी करना, करें, करके देखें एक बार मूलबंध कैसे करते हैं, है ना। तो आप लोगों से सभी से विनम्र प्रार्थना कि शरीर को स्थिर कर लें, आराम से बैठे, सहज, कोई दिक्कत नहीं। हाथों को रिलैक्स कर लें। ज्ञान मुद्रा एक बहुत सहायक तत्व है। ज्ञान मुद्रा भगवान शिव लगाते हैं, इंडेक्स फिंगर, और ये इसमें मुद्रा पे पिछली बार भी मैंने स्पर्श किया था थोड़ा सा, एक सेशन पूरा मुद्रा विज्ञान पे ले लेंगे अरविंद मामा जी। तो उसमें क्या है, इसका न्यूरो साइंस समझ में आ जाएगा, तब इसको करना। आज का जमाना यह है कि ना हम तर्क की दृष्टि से चीजों को तौलते हैं, और करना भी चाहिए, क्योंकि प्रबुद्ध जमाना है ना, बुद्धिमान। तो इसलिए लॉजिक के आधार पर कोई चीज समझ में आती है, तर्क के आधार पर, तो व्यक्ति ज्यादा उससे, और जब व्हेन वी नो व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, देन इट क्रिएट्स मोर इन्वॉल्वमेंट, वी बिकम मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स इट। फिलहाल के लिए इसको मैं अगले में एक्सप्लेन कर दूंगा कि ज्ञान मुद्रा जो भगवान शिव, एक सिंपली टच करना है आपको अपनी इंडेक्स फिंगर और थंब, इसमें इससे ज्यादा कुछ करना ही नहीं है। इसको लगा के आप बस चलते रहिए, बैठते रहिए, उठते रहिए, एक हाथ व्यस्त है तो दूसरे से लगे रखिए, एक से लिखते रहिए अपने नोट्स, लेकिन
जितना ज्यादा लगाएंगे ज्ञान मुद्रा उतना लाभकारी होगी। अब हाथों से आपने ज्ञान मुद्रा लगा ली है, शरीर को हल्का रखते हुए, कंधों को रिलैक्स रखते हुए, आंखों को, नेत्रों को कोमलता से बंद कर लीजिए। कोई तनाव मत रखिए शरीर में कहीं भी। पैरों को भी सहज रखिए। अगर आप चेयर में बैठे हैं तो नीचे लटका के बैठिए, और अगर आप पालथी मार के बैठे हैं तो ठीक है। चेयर में बैठे हैं तो बैक रेस्ट ले लीजिए, कमर को कंफर्टेबली सीधा रखिए। मूल बंद करने का सरल सा, एकदम देसी भाषा में समझा रहा हूँ। यदि मुझे वॉशरूम जाना हो, पॉटी जाना हो और न जा पाऊं, तो हम क्या करेंगे, अपनी एनल मसल्स यानी गुदा द्वार को टाइटली लॉक कर लेंगे और होल्ड कर लेंगे। थोड़ी देर बाद रिलीज कर देंगे। बस इतना सा क्रिया है। अब गुरुदेव ने इसकी क्रिया को और क्रमबद्ध बनाने के लिए कहा कि इसमें बेटा प्राणाकर्षण प्राणायाम साथ में जोड़ दे, जो हमने पिछले सत्र में सीखा था। उसमें क्या करना है, तो ये दो एक साथ चलेंगी क्रियाएं। आपको सांस लेनी है धीरे धीरे, नासिका से धीरे धीरे सांस लेनी है और नीचे लॉक लगा लेना है। नीचे से मेरा अभिप्राय है एनल मसल्स, पेरिनियल मसल्स, गुदा द्वार, शौच करते हैं जहां से, उसको टाइटली होल्ड कर लेना है। सांस भी आपने रोक दी और उसको कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हिप मसल्स को वहां पे। एब्डोमिनल मसल्स में कोई कॉन्ट्रेक्शन नहीं आएगा और कहीं भी नहीं आएगा, सिर्फ वहीं। और जब आपको लगे कि अब मैं सांस और नहीं रोक सकता या नहीं रोक सकती, तो आप मुंह से सांस छोड़ दीजिए और नीचे से मसल्स को रिलीज कर दीजिए। इतनी सी क्रिया है। इसे हम 15 एक बार करेंगे, 10 से 15 बार, ठीक है। चलिए शुरू कीजिए। नेत्र बंद रखिए, सांस लेना शुरू करिए और नीचे से कॉन्ट्रैक्ट करके लॉक कर लीजिए एनल मसल्स को। सांस लेके पूरी तरह फेफड़ों में भर लीजिए। जितनी आपकी क्षमता सहज हो उतना रोकिए, जो कोई 2 सेकंड, कोई 5 सेकंड, कोई 10 सेकंड। और जब सांस छोड़ने की नौबत लगे तो नीचे से एनल मसल्स को भी रिलीज कर दीजिए और सांस मुंह से छोड़ दीजिए। मैकेनिकली इतना ही प्रोसेस करना है। निरंतर करें, एक के बाद एक क्रम बनाएं सांसों का और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का। ये इसका क्रिया पक्ष है। भाव पक्ष अभी बता देंगे साथ साथ। भाव पक्ष ये है कि जब मैं सांस ले रहा हूं, क्योंकि प्राणाकर्षण प्राणायाम है, तो प्राण को नीचे मूलाधार तक ले जा रहा हूँ। मूलाधार क्या है, कुंडलिनी शक्ति का स्थान, सुप्त शक्ति का जागरण, योग शक्ति का जागरण। तो हम इससे संकुचन कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। ये बायोलॉजिकली प्रूवन एक्टिविटी है। गर्भ काल में माताओं बहनों को कहा जाता है डिलीवरी के टाइम कि आप कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करिए तो लेबर कम होगा और नेचुरल डिलीवरी में सहायता होगी। क्यों? क्योंकि उन्हें भी पता है कि नर्वस सिस्टम में एक कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन से एक वेव ऑफ बायो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, तो नीचे से शक्ति ऊपर की ओर उठती है। मोटर चलाते हैं ना पानी ऊपर चढ़ाने के लिए, वही है क्रम बस। लेकिन ये सब तालों की चाबी है। करते रहिए, साथ साथ मेरी बकबक सुनते रहिए, करते रहिए। भाव ये करिए कि हम अपने भीतर दिव्य शक्ति खींच रहे हैं और उसे हमने लॉक लगा दिया नीचे। और जब सांस छोड़ रहे हैं तो एकदम एक झटके की तरह, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक से किसी का हार्ट वापस पंप करवा देते हैं डॉक्टर्स, वैसे वापस हम ऊर्जा को ऊपर की ओर छलांग लगा रहे हैं। एक विस्फोट की तरह ऊपर उठती हुई आ रही है। और क्योंकि ये विस्फोट हो रहा है, इसलिए इसे हम नियंत्रित करके करेंगे। तो बस 15-20 बार करना है, यानी उतनी ब्रेथ साइकिल्स, मुश्किल से 2 मिनट। 1 मिनट में 8-10 बार हो जाएगा, अगले मिनट में 8-10 बार हो जाएगा। आराम से कर लीजिए। दिन में एक ही बार करना है, बार बार करना भी नहीं। अगर आपका ध्यान आप अब केंद्रित करें, मैं कम बोलूंगा, तो फोकस आप अपने मूलाधार पर लेके जाइए, टेल बोन से नीचे, गुदा द्वार से शक्ति का ऊपर की ओर, जैसे एक फव्वारा चलता है और ऊपर आके वही पानी वापस अपने सोर्स पे चला जाता है। तो एक अपसर्ज ऑफ बायोइलेक्ट्रिक करंट। सांस गहरी रखिए, थोड़ा सा होल्ड करने का प्रयास अधिक करिए, फिर मुंह से सांस छोड़ते हुए रिलीज कर दीजिए। शक्ति का जागरण, शक्ति का स्पंदन। आखिरी 3-4 बार और कर लीजिए। 3 से 4 बार और कर लीजिए। इसी में ध्यान भी हो रहा है साथ साथ, क्योंकि हम फोकस कर रहे हैं, मतलब धारणा बना रहे हैं। ध्यान
कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं मूलाधार पे, विचार इधर उधर जाएगा ही नहीं, सांस के साथ अंदर गया, नीचे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, शरीर में एक गति हुई, भाव मन में आया और प्राण में स्पंदन हुआ। तो शरीर मन और प्राण तीनों का एक लयबद्धता बन रही है। वन लास्ट टाइम एक बार और करिए, मूल बंध। हमने अपने पॉज एंड लर्न की पिछले 6 वर्ष की यात्रा में जो मिला, और विशेष रूप से डिप्रेशन, स्ट्रेस इत्यादि के लोगों में, जहाँ कोई उनके शारीरिक मानसिक विकास की लिमिटेशन होने लगती हो या परेशानी लगती हो, उनके साथ का निवेदन का इसे जरूर करें। 2 चीजें अवश्य करें, एक ज्ञान मुद्रा और एक मूल बंध। तो तीसरा गुरुदेव ने जो प्राणाकर्षण कहा, वो सिद्ध शक्ति एक तरह से उनकी उसमें जुड़ी हुई है। ये 2-3 प्रयोग यदि व्यक्ति रोज कर ले, और इसमें क्या है, तीनों साथ साथ जुड़ गए। अभी जो आपने किया उसमें देखा तो आपने हाथ से एक मुद्रा लगाई हुई है, योग मुद्रा, विच इज अ न्यूरल साइंस, विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट सेशन। एक ये जो अभी किया बंद, ये भी एक न्यूरल साइंस है। इस पर भी एक लेख, एक ब्लॉग आपसे शेयर करेंगे, हार्डली 2 मिनट्स इट विल टेक, अरविंद मामा जी से मैं शेयर कर दूंगा, सब तक पहुंच जाएगा। और ये प्राणाकर्षण तो एक तरह का एक सेल्फ एफर्मेशन कह सकते हैं इसको, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं, दैट आई एम अट्रैक्टिंग दैट डिवाइन फोर्स, इट इज कमिंग इन, इट इज अपराइजिंग माय एनर्जी। तो इससे थोड़ा सा विकास, अगर व्यक्ति थोड़ा सा भी मेहनत कर लेना, बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। गाड़ी जो है ना फंसी हुई, वो चलने लग जाएगी, और फिर उसको गतिशीलता मिलने लग जाएगी, और फिर धीरे धीरे ना नियोजित तरीके से इसका समय अवधि बढ़ाई जा सकती है। ज्ञान मुद्रा में तो कोई साइड इफेक्ट है नहीं, जितना ज्यादा लगाएंगे उतना अधिक लाभ। मन को शांत करने की स्थिति, भगवान शिव की स्थिति, जैसे नीलकंठ जहर पीने के बाद भी शांत बैठा है, व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी, विषैली वातावरण में भी शांत रह पाएगा। टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बहुत बार ऐसा होता है दैट वी आर एक्सपोज टू सच एन एनवायरनमेंट विच इज नॉट इन आवर हैंड्स, हम उससे बाहर नहीं निकल सकते, हमारा ऑब्लिगेशन है, हमें जाना है, हमें वहां बैठना है, नॉट दैट वी आर विलिंगली देयर, लेकिन वी नो दैट इट इज टॉक्सिक। और अभी हमारा हर बार भी मन नहीं है कि हम जाके लोगों को ना अभियान और आंदोलन के नाम पे उनका विचार परिवर्तन करने के लिए बोल बोल के हम एक तरह का क्रांति वहां शुरू कर दें। तो हम सोचते हैं कई बार कि यार लेट मी बी साइलेंट एंड नॉट गेट अफेक्टेड बाय इट। ये बहुत सुरक्षा कवच का काम करता है मन की स्थिरता में, इसलिए इसका नाम ही ज्ञान मुद्रा रखा हमारे योग के ऋषियों ने, कि ज्ञान में रखता है हमें, अज्ञान में नहीं फिसलने, विजडम। इसका नाम ध्यान मुद्रा रख देते, या मन को शांत करने वाली कोई और नाम दे देते, तो ज्ञान मुद्रा। जब मन शांत होगा तभी ज्ञान का उदय होगा। मन शांत होगा मतलब वैसे ये खाली बैठा है तो उपद्रव में मचा सकता है, दोनों पक्ष सही है। इसको लगाने से ये शांति की तरफ ज्यादा जाएगा, विजडम की तरफ ज्यादा जाएगा, है ना। कोई प्रश्न उत्तर हो तो पहले वो ले लेते हैं, फिर देखते हैं आगे कहाँ बात निकल के आती है। ओवर टू अरविंद मामा जी। सभी लोग अनम्यूट हैं ऑलरेडी, तो जिस किसी का कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर मैं पूछता हूँ। ये शुरू आप ही कर मूल लीजिए मामा जी। बंध, हाँ जी जी मामा जी। मूल बंध में पेट दबता है, पेट नहीं भी मामा जी, दबता है? नहीं मामा जी, नहीं नहीं नहीं। फिर दबना चाहिए। हाँ कुछ नहीं, और कहीं कोई गतिविधि नहीं होगी। ये आपने जो बात कही है ये होता है कई बार लोगों के साथ, इसलिए मैंने बीच में कहा भी था कि ना पेट में कोई वो आएगा ना और कहीं, केवल और केवल गुदा द्वार की मसल्स को हमें खींच के ठीक रखना है। है। हाँ और जी, हाँ जी। अगर हम इन 2 क्रियाओं को अशोक मामा जी साथ साथ नहीं जोड़ना चाहें, जैसे अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं प्राणाकर्षण तो नहीं कर पा रहा, तो ठीक अभी है। भी लगा के बैठा हूँ, हाँ जी, अच्छा। लगा के अभी स्क्वीज करके बैठे अपने एनल मसल्स को, कोई दिक्कत ही ठीक नहीं, है। बीच में लगेगा छोड़ देंगे, है ना। अभ्यास से होगा, होता क्या है, अभ्यास से। शुरू में हम शुरू एनल मसल से करते हैं, लेकिन वो उसकी सूक्ष्म तंत्रिकाएं हैं, ये बंद को खोलने की क्रिया है, ये रुद्र ग्रंथि को खोलती है। 3 ग्रंथियों की जब बात आती है तो नीचे रुद्र ग्रंथि है, उसको खोलती है। यहाँ पे ब्रह्म ग्रंथि है, विष्णु ग्रंथि है, और यहाँ पे ब्रह्म ग्रंथि है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश 3 शक्तियां, उसी से बीज मंत्र पैदा हुए, ह्रीम श्रीम क्लीम। ह्रीम सरस्वती को कहा, श्री कहा विष्णु की शक्ति को, और क्ली यानी काली कहा रुद्र की शक्ति, महेश की शक्ति। तो नीचे की जो रुद्र ग्रंथि है, जो वो खुलने लगती है। अब क्या होता है, खुलने लगेगी तो ग्रंथि में बहुत कुछ बंधा हुआ है ना कई जन्मों का, इसीलिए तो गुरु की आवश्यकता है ना। इसलिए गुरुदेव ने कहा बेटा इतना ध्यान रखना, ओवर डू मत करना, नहीं तो क्या होगा, तुमने पिटारा खोल लिया, अब पेंडोरा बॉक्स है ये तो इसमें से निकला कुछ ऐसा जिससे तुम घबरा गए, अरे ये क्या हो गया। ध्यान करने बैठता है साधक तो कई बार ये होता है कि हम तो मन शांत करने बैठे थे, कम वक्त मन जो है इतना कुछ सोचने बैठ गया और ऐसी ऐसी चीजें सोचने लगा जो हमें लगा हो मेरे अंदर ये भी है, ये विचार कहाँ से आ गया।
ये वायलेंस का विचार आ गया, हिंसा का, ये कामना का विचार आ गया, ये भोग का विचार आ गया, ये कहाँ से आ गया? मैं तो मन को शांत करने, ओम का उच्चारण करने बैठा था, गायत्री मंत्र करने बैठा था, गुरु जी की आवाज के साथ बैठा था, ये कहाँ से मेरा दिमाग ले आया सब पकड़ के? ले नहीं आया बेटा, अंदर से निकल रहा है, सफाई हो रही है, बस धैर्य रख, साफ हो रहा है मैल कपड़े का, धीरे धीरे साफ हो जाएगा। तो उसी दृष्टि से गुरुदेव ने कहा कि अब ये तो गुरु साथ होगा तो मैल साफ हो रहा है, समझ में आ रहा है, नहीं हो तो आदमी घबरा जाता है, बस यही बात है। इसलिए बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन आप सहजता से अभ्यास करते रहेंगे, करके बैठे रहिए, अभी भी बैठ सकते हैं सभी लोग, अपना अपना बस स्क्वीज करके बैठ गए गुदा द्वार पे, अब और बातचीत चल रही है, अपना क्रम जो चल रहा पहली है। बार कर रहे होंगे उनका उनका पेट का मसल होता है जो, क्योंकि जी होता है, शुरू में पहले हो जाता है कभी कभी, तो ठीक होगा, कह रहे लेकिन अभ्यास करने से थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। ये हैं जी। अंकुश जी, इसमें मेरे ख्याल से जो लोग 50 से अबव हैं उनको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है, उसमें सहायक होगा शायद ये। सभी बहुत ही चीजों में, ज्यादा, बहुत सभी ज्यादा, चीजों में बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा बहुत सही। ज्यादा। जो प्रोस्टेट जिनको हो जाता है तो उसमें भी उनका मेरे तो ख्याल ये से हेल्प होगा। एक्सरसाइज है, दिस इज कॉल्ड हाँ वन जी ऑफ द एक्सरसाइज। जी। और इसी को जिनको जब हम रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन करते हैं ना, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, अरविंद मामा जी, तो इसे अश्विनी मुद्रा कहा जाता है। हमने पशुओं को देखा होगा, गौ माता जब गोबर करती है, घोड़ा जब लीद करता है, तो क्या होता है, वो अपने एनल मसल्स को स्क्वीज करते हैं, रिलीज करते हैं, तो इससे हमारी लार्ज इंटेस्टाइन भी क्लीन रहती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा बनाता है। जहां पेट साफ होने लगा, वहां मन में ऊर्जा, शरीर में स्फूर्ति, ये सब आने लग जाता है। क्योंकि पेट साफ होना सिर्फ शारीरिक क्रिया नहीं है, इसका पूरे शरीर और पूरे सिस्टम, मन और सब जगह हमारी स्फूर्ति, ताजगी, सब पे असर आता है। कभी देखिए पेट अपसेट होता है तो सारा मन, सारी एनर्जी ऐसी कुंठित हो जाती है, बस वही बात है। तो इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम की सफाई हो गई, और हमारे नीचे के जो ऊर्जा का स्रोत है उसमें जागरण आया, और जो जो ये है हमारा स्पाइनल चैनल, उससे हमने ऊर्जा की शक्ति को बार बार ऊपर की ओर फेंका। जैसे ब्लड प्रेशर की पहले जो मशीन्स आती थी, उसमें पंप करते थे, तो मरकरी ऊपर चढ़ता था कि नहीं, पंप लगाने से? गुरु जी कहते हैं वैसे ऐसा ही पंप है बेटा, ये पंप करता रहे, धीरे धीरे शक्ति ऊपर उठने लगेगी, लेकिन धीरे धीरे ही उठाना, जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, गड़बड़ी नहीं करना, तो आराम से चलना है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हो, ऐसा चलेगा। तो प्रोस्टेट में और महिलाओं के शरीर में देखें तो वहां भी बहुत लाभकारी हो जाता है, क्योंकि उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिसऑर्डर्स आना, पीसीओडी जैसी समस्याएं होना, उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स होना, आजकल ना डॉक्टर्स भी ऐसा समझा देते हैं, और यंग बच्चियों को लगता है कि एवरी सेकंड गर्ल इज सफरिंग विद दिस, फाइब्रॉइड्स ही तो है, मीनोपॉज जल्दी आ गया उससे परेशान, बहुत कुछ होने लग जाता है। आज हमने अपने एक मित्र को पिंक किया, हमने कहा 2 दिन से तुम्हारी बड़ी याद आ रही है, ठीक हो? तो बोली 1 महीने से परेशान चल रही हूँ, आई थिंक मेनोपॉज के सिम्टम्स आ गए, बट इतनी जल्दी आ गए, हमने उम्मीद नहीं करी थी, ऐसा उसने खुद कहा। तो ये क्या होता है, ये हमारी लाइफस्टाइल सेडिमेंट्री हो गई ना, सेडिमेंट्री लाइफस्टाइल कहते हैं अंग्रेजी में। सेडिमेंट्री क्या है, तो एक ही जगह टिके रहे तो सेडिमेंटेशन होते होते जड़ता आती चली गई, तो शरीर ने उत्सर्जन जो करना था, टॉक्सिन्स को निकालना था, वो निकाला ही नहीं, ना स्वेट आउट कर पा रहा है, ना बर्न आउट कर पा रहा है। तो ऐसे में ये बहुत अच्छी शक्ति है कि अंदर की शक्ति ही ऊर्जा, गर्माहट जो पैदा होगी वो उसको जला के ना अंदर के, तो न केवल ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स तक में मदद करता है, न्यूरल डिसऑर्डर्स तक में मदद करता है। इसलिए उन्होंने कहा, कोई ऋषि अगर ये बात कह रहे हैं कि मास्टर की है, कोई बीमारी हो, कोई समस्या हो, तुरंत लगाना शुरू कर ही दो, और पहले लगाते रहोगे तो इनसे एनीवेज दूर रहेंगे समस्याओं से, तो और भी अच्छा है। चलिए, और किसी को क्वेश्चन नहीं तो फिर मैं पूछ लूंगा। अगर नैब साहब को कोई क्वेश्चन, फिर बाद में मुकुल जी दोस्तों धन्यवाद कह देंगे। नैब साहब आप सवाल पूछ दो, फिर धन्यवाद मुकुल जी देंगे। नहीं वो ऐसा है ने मामा जी की, आप आवाज सुना दीजिए, प्रश्न ना भी हो तो भी, तो थोड़ा नहीं नहीं एकदम नहीं, प्रश्न तो था, नहीं, एक देखिए, प्रश्न नहीं, प्रश्न था। आप बोलते हो तो ये हेडफोन लगाने में मेरे को ज्यादा लाभ होता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि आग पे पानी छिड़कने के बाद जो होता होगा ना आग के साथ, वैसा वाला, तो इसलिए आप एक नहीं, टाइम में कह दीजिए थोड़ा सा। नहीं, आपने दरअसल ना, जो मैंने थोड़ा सा 10 मिनट लेट हो गया था कि मंदिर गया था, तो वहां से भागता भागता आया, तो जब तक ऑन ऑन होता तो टाइम लग गया। तो मैंने एक दो चीजें देखी। एक तो आपने वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, और देश की बात की थी। मुझे लगता है कि एक एज के बाद जब आप अपनी सारी लाइबिलिटीज, मतलब नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो एक पारिवारिक सदस्य होता है, आपने सारी लाइबिलिटीज अपनी कर ली, उसके बाद का जो जीवन काल है उसका 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का, मुझे लगता है क्या उद्देश्य रह जाता है, उद्देश्य विहीन रह जाता है। सवेरे उठो, आप फिर खुद ही अपने उद्देश्य बनाते कि आज हमको यहाँ जाना, आप मुझको वहां जाना, इधर चले जाएंगे, वहां चले जाएंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे।
और जब कोई उद्देश्य नहीं रहता तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ लड़ाई झगड़े के चक्करों में कि इस झगड़े को निपटाना, उस झगड़े को निपटाना, कोई नेगेटिविटी बहुत ज्यादा आ जाती है, नंबर वन। नंबर टू, उस नेगेटिविटी को पॉजिटिव करते करते वो अंदर से ही लड़ता रहता है। ये बात नंबर वन। नंबर टू, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की। आपको नहीं लगता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ये जितने हम लोग के पास नई नई चीजें तकनीकें आती जा रही है जिसमें वी आर सेविंग टाइम, तो ना कहीं हमारी ह्यूमन इंटरेक्शन कम होता चला जा रहा है, बहुत कम। और लोनलीनेस को बढ़ावा दे रहा है कि हम घर बैठे हुए सारे काम कर रहे हैं, एक बटन पे हमारा ये भी काम हो रहा, वो भी काम हो रहा, आदमी आके हम सामान दे रहा, घर के अंदर बंधे हुए, तो ये एक इंटरेक्शन होता है वो समाप्त होता चला जा रहा है। और ये आपने जो मूल बंद वाली कराया, तो ये तो इट वाज, मतलब हम तो पहले भी करते रहे हैं, और इससे बड़ी ऊर्जा आती है। अभी बैठे बैठे पसीना आना शुरू हो गया, हल्का सा पूरा शरीर में गर्मी आ गई, और ऑल दोस थिंग्स से, तो इसके लिए तो आपका रियली थैंकफुल कि आप इसके आपने मीनिंग बताया। और चौथी चीज जो आप न्यूरो बताएंगे ना, मुद्रा वाला, उसमें मैं भी बहुत इंटरेस्ट हूँ। आई एम वेटिंग फॉर योर दैट सेशन। तो हमें वो दो चीजों के बारे में थोड़ा सा। देखिए मामा जी, जो एक कह सकते हैं पोस्ट रिटायरमेंट ट्रॉमा या स्ट्रेस कह लीजिए, या ऐसा एज जब व्यक्ति अपने सारे परिस्थितियों को पूर्ण करने के बाद, लाइबिलिटीज को पूर्ण करने के बाद, जो आपने कहा ना, मुझे लगता है कि वहां पर भी उद्देश्य विहीनता ही स्ट्रेस का कारण है। मैं अभी 2 दिन पहले इसी विषय पे सोच रहा था, क्योंकि घर पे था, देख रहा था सब चीजें कि कर तो व्यक्ति सब कुछ रहा है, मंदिर भी जा रहे हैं घर वाले, हम देख रहे हैं पूजा पाठ में भी बैठ रहे हैं, पर उनकी चिंताओं का स्तर, उनका परेशानी, उनकी वो एक बौखलाहट, वहाँ वो संघर्ष दिखाई दे रहा है सब जगह। वो क्या कारण लगा मुझे कि तब मुझे ये लगा कि मैंने कहा यार, ये इवन राइट नाउ दे रिक्वायर, at an elderly age, everyone, irrespective of the age, requires that उद्देश्य, जो जिसकी आवश्यकता की बात हो रही है। और ऐसा नहीं है कि, फिर मैं और एक्सटेंड होता गया विचार, तो मन में आया कि ऐसा नहीं है कि इट इज एज बाउंड, क्योंकि अब तो क्या है ना, व्यक्ति बहुत जल्दी जल्दी फेम और सक्सेस और पैसा कमाने, आजकल बच्चे यंग एज में ही लग गए हैं। तो वो एक मूवी आई थी, आपने देखी होगी, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, या सुना होगा, उसमें ऋतिक रोशन कहता है मैं 40 की उम्र तक सारे फाइनेंशियल अपने इतना एम्पायर खड़ा कर लूंगा, उसके बाद आराम से जीऊं, है ना। अभी तो मैं 5-7 साल कहीं नहीं जा रहा, ना घूमने, ना दोस्तों के साथ, ना कोई ऐसी चीज, कोई मनोरंजन नहीं। आई एम फोकस्ड ऑन मेकिंग मनी एंड देन आई विल रिटायर एट 40। मुझे लगता है कि जिसे मैस्लो हायरार्की में पढ़ते आए हैं कि एक बॉटम ऑफ द पिरामिड है, जहां पर आपकी सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं या बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, फिर सोशल रिक्वायरमेंट्स हैं, और फिर उन सोशल रिक्वायरमेंट्स के भी फुलफिल होने के बाद में कुछ आप आपकी एक आप सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द पिरामिड। और वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आपको लगता है कि अब मैंने सब कमा लिया, व्हाट इज माय वर्थ नाउ, I have my name, I have my success, I have my pension in place, I have my business at work, my family is equipped, तो अब मैं क्या करूं। तब कहीं व्यक्ति अपने बारे में सोचना शुरू करता है। लेकिन ये एक तो एज बाउंड नहीं है, ये जितना जल्दी व्यक्ति इन हायरार्की के ऊपर पहुंच जाता है, उतना जल्दी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन पे जा सकता है। और एक्चुअली मुझे लगता है सोचना शुरू टॉप बॉटम ही करना चाहिए, बॉटम अप तो सोच ही लिया, समझ लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अगर प्रायोरिटी बन जाए, तो फिर ये प्रश्न नहीं उठता कि अब खाली बैठे हैं अब क्या करें। फिर वो खाली हुआ ही नहीं ना व्यक्ति, फिर तो वो उद्देश्य उसका हमेशा ये है कि मैं स्वयं का सदुपयोग, और अगर मैं स्किल्ड हूँ, या मेरे पास समय की बहुत आयत है, कर्टसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड अदर फैक्टर्स, या रिटायरमेंट, या कोई काम नहीं है, तो मेरे पास अब ये काम नहीं है जो मुझे बाध्य होकर करना पड़ता था। नाउ आई हैव अ चॉइस। वो चॉइस, अगर मेरे पास एक मेंटरशिप हो, या अंदर से मेरी इतनी अवेकनिंग हो कि मैं उस चॉइस को अपने लिए बना सकूं कि यस, नाउ आई कैन चूज टू यूटिलाइज माय टाइम, माय बॉडी कैपेसिटी, माय मेंटल कैपेसिटी, माय फैकल्टीज इन अ सर्टेन मैनर, तो जीवन बड़ा सुंदर हो जाता है ना। फिर तो वो बात आ गई ना, अभी मैंने बीच में एक ऑर्गेनाइजेशन का भी एग्जांपल दिया था कि भाई अब हमने एक ऐसी स्थिति पे पहुंच गई वो संस्था, जहां वो पिनेकल पे पहुंच गई, नाउ व्हाट। तो उन्होंने दूसरों को कोच करना शुरू कर दिया। बहुत सारे एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन ये करते हैं कि अपने कैरियर को एक पीक पे एंड करने के बाद अपनी एकेडमीज खोल के दूसरे को सिखाते हैं। हो सकता है उसमें फाइनेंशियल इंटरेस्ट हो, पर सिखाते तो हैं। जैसे वो कौन है अपने बैडमिंटन के, उन्होंने ही तो अपना सब मॉर्गेज करके शुरू किया था, बोपन्ना नहीं, क्या नाम था, हाँ जी, गोपीचंद, फुलेला गोपीचंद। फुलेला गोपीचंद। हाँ जी, तो उन्होंने तो कहते हैं अपना घर भी मॉर्गेज कर दिया था, सब कर दिया था एकेडमी खोलने के लिए, टू
क्रिएट मोर बैडमिंटन प्लेयर्स, और फिर सानिया नेहवाल जैसे सब प्लेयर्स वहीं से आए। तो कहने का मतलब ये है कि यदि व्यक्ति ने एक लूप ऑफ लर्निंग कंप्लीट कर लिया है, तब वो दूसरों को सिखाए। In the progression of souls also we talk on these lines that some of the souls are very infant souls when we have taken birth in human form। हो सकता है मैं बहुत इन्फेंट सोल हूँ। इन्फेंट सोल क्या है, जैसे कि इन्फेंट डिपेंडेंट होता है दूसरे पे कि उसकी केयर टेक किया जाए और उसको हर चीज दूसरे पे आश्रित होकर लेनी होती है, वैसे ये लोग संसार में दूसरों पर आश्रित रहकर, like you know, not parasites but they are dependent, they are not self reliant throughout their life। you will find चाहे वो एज में कुछ भी हो, बट एट द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट, तो हम उन्हें इन्फेंट सोल कहते हैं। फिर बेबी सोल वो होती है जो थोड़ा बहुत अपना संभालती है लेकिन फिर भी डिपेंडेंसी हावी है। फिर आई एडल्ट सोल, और फिर आती है मेच्योर्ड या मॉन्क लेवल की सोल, ओल्ड सोल भी उसे हम कहते हैं। तो ओल्ड सोल कौन सी है? जिस सोल ने कई बार शरीर में जन्म लेके, और रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को अगर हम माने, तो उसने कई बार जन्म लेके अपनी कॉन्शियसनेस को इस स्तर पे ले आया है कि वो फिर देने का ही काम कर रही है, वो सिर्फ समाधान ही में जीने का प्रयास कर रही है और औरों को भी वही मदद कर रही है। इसीलिए हमारे यहाँ उन 4 आश्रमों की व्यवस्था थी कि जब आप एक में क्या पुरुषार्थ करो, दूसरे में कैसा जियो, तीसरे में कैसा, चौथे में कैसा, वानप्रस्थ और संन्यास तक का, कि एवरी टाइम यू शुड हैव अ पर्पस विच इज ड्राइविंग यू, हेल्पिंग यू स्ट्राइव, बिकॉज दैट्स योर फ्यूल। इट्स लाइक इट कीप्स कंबशन, वो कंबशन प्रोसेस होता रहता है, वही ऑक्सीजन बार बार घूम के आगे भी बढ़ा रही है और वही रिलीज भी हो रही है बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो एक चलते फिरते शक्तिपीठ बनने का क्या मतलब है गुरुदेव का? यही तो है कि तुम अपनी शक्तियों को जागृत करके, या एक चलते फिरते प्रकाश पुंज बनने की बात जो है वो क्या है, कि हम उस प्रकाश को धारण करके जितना बांट सकें, तो एक सदुद्देश्य सउद्देश्य मिल जाता है और लगता है कि जीवन सार्थक है, निरर्थक नहीं है। उसकी सार्थकता, उसकी वर्थ जब समझ में आने लगती है तो लगता है, ओ व्हाई शुड आई गो इनटू डिप्रेशन, व्हाई शुड आई सिट आइडल, व्हाई शुड आई नॉट यूटिलाइज व्हाटएवर बेस्ट आई कैन। ठीक है, मेरे शरीर को एक रिक्वायरमेंट है रेस्ट की, वो मैंने दिला दिया, मेरे मन ने थोड़ी बहुत विश्राम कर लिया, पर मुझे ये मनोरंजन के लिए जाना क्यों पड़ रहा है, सस्ते मनोरंजन के लिए? जो आपने कहा बात सही है, लोग अपनी इस क्षमता का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए इनका इन पर डिपेंडेंट हो रहे हैं और एक दूसरे से संवादहीनता होती जा रही है। ये इसका कारण आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ऐसी किसी भी डिजिटाइजेशन ने तो हमारा समय बचा दिया था। आप मुझे, अगर आपसे बात करने का मन ही नहीं हो, मन ना मिलना परेशानी है ना, यहाँ तो भाव संवेदनाओं की गंगोत्री सूख गई, गुरुजी ने उसी पे अटैक किया। ये तो परिस्थितियां आज हैं, कल और बेहतर होती चली जाएंगी। टेक्नोलॉजी तो इंसान के दिमाग के साथ न जाने कहाँ से कहाँ हो जाएगी। आज से 100 साल बाद हम फिर जन्म लेंगे तो हम नहीं पहचान पाएंगे कि कहाँ गए, पलक झपकने से काम हो रहे हैं। तो इसके एडवांसमेंट में लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन ये हो गई कि हमने इसी में खुद को पूरी तरह डुबो दिया। हमें अच्छा ही नहीं लग रहा आपसे बात करके, तो हम तो बस बैठे ऐसे 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 कर रहे हैं, आप हमारे बगल में बैठे हैं, आप भी यही कर रहे हैं, हम भी आप वही कर रहे हैं, तो हम कहाँ दो लोग साथ बैठ के एक दूसरे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं? तो इज इट बिकॉज ऑफ दिस और इज इट बिकॉज ऑफ आई वांट टू अवॉइड यू एंड यू वांट टू अवॉइड मी? कह रहे यार इनसे फिर बात करेंगे, फिर कोई कलेश मचेगा, इससे अच्छा है इसमें, ये मेरा कहना तो मानता है ये तो सुनते ही नहीं। समझ रहे हैं? संवादहीनता का या संबंध का, गुरुदेव ने संबंधों के बारे में लिखते हुए कहा है कि अज्ञान, अभाव और अहंकार, ये तीनों कारण है कि मनुष्य के संबंधों में गिरावट आती जा रही है। एक वो अज्ञान में फंस गया, दूसरा अभाव ही हो गया, भावहीनता हो गई, और अहंकार आ गया, मैं क्यों नीचे झुकूं, आई एम राइट यू आर रॉन्ग, है ना? तो फिर ऐसे में फिर हम अंकुर जी जिन हम लोगों कुछ के जीवन में अभी भी वो मानवीय संबंध के साथ में जीने की योग्यताएं जीवित हैं, वो लोग नहीं इतना डिपेंडेंट दिखाई देते। वो तो खुशी से एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, सोशलाइज होते हैं। आप मंदिर क्यों गए थे बताइए? वो भगवान तो आपकी काल, आपके घर की कोठरी में भी था, लेकिन आप वहां गए कि चलो मैं पंच महाभूतों से कनेक्ट होऊंगा। इट्स नॉट जस्ट अबाउट ह्यूमन कनेक्शन, राइट? मैं प्रकृति के साथ कनेक्ट होऊंगा, मैं 4 लोगों से मिल लूंगा, किसी से राम राम हो जाएगी, चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी, हम भी उन्हें मुस्कान देंगे, वो भी हमें मुस्कुराहट देंगे, एक प्रफुल्लता आएगी जीवन। भगवान के भजन तो हम इस पे लगा के भी सुन सकते हैं, और सुनते ही हैं लोग क्यों जाना मंदिर उठ के? So someone decides to go to a temple, why? Or any place for that matter, because you want to reach out. You feel connected when you are with people. नहीं, नॉट नेसेसरीली कि ऐसा नहीं कह रहे कि एकांत गलत है, एकांत अपनी जगह श्रेष्ठ है। ये एक संबंध है। वी आर एसोसिएटेड विद नेचर, विद आवर इनर सेल्फ, विद एक्सटर्नल। ये संबंध ही तो हम नहीं बना पा रहे, ना खुद के साथ ना औरों के साथ। इसका दोष टेक्नोलॉजी मुझे लगता है कम है, हमारी बुद्धि
की गिरावट ज्यादा है, और हमारा एक दूसरे से मुंह फेर लेना ज्यादा है। थोड़ा सा हमारे अंदर भाव संवेदनाएं आएंगी तो बहुत आनंदमय हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर इस पर और विस्तार कर लेंगे। हम अंकुर जी कुछ नहीं, बोलना जैसे है? वो रिटायरमेंट वाली बात आपने कही ना, मैं बात रिटायरमेंट की नहीं है, रिटायरमेंट इन द फैमिली भी हो जाता है। तब एक लेवल पे जाके आप बैठ जाते हैं और फिर देन यू वेट फॉर द प्रॉब्लम्स टू कम, और फिर उसका हम समाधान करें, आप उसके लिए बैठे हुए हो। तो एक मुझे लगता है कि नेगेटिविटी टाइप की जो नहीं आनी शुरू हो जाती कि प्रॉब्लम्स आए तो मैं उनका समाधान करूं, बिकॉज देयर इज नथिंग न्यू टू कंस्ट्रक्ट, नथिंग न्यू टू डू, क्योंकि आपको करने भी नहीं देता। और अगर सपोज आप हम हमारा ही लेवल ले लें, हम अपने जॉब किया जैसे किया, अगर हम सोचें कि हमको बिजनेस कर रहे हैं, तो हमें 10 लोग समझाने वाले हैं कि क्यों अपना बुढ़ापा खराब कर रहे हो, बिजनेस में क्यों जा रहे हो। तो यू यू रियली एक्सेप्ट इट, वाकई में कोई बिजनेस की टेंशन, कि हमारी वो टेंडेंसी नहीं है, हमें ये सोच वो नहीं है बिजनेस वाली, तो व्हाई शुड आई गो इन दैट। हमें जॉब करना नहीं है, हमें प्रैक्टिस करनी नहीं है, देन आई वेट फॉर द प्रॉब्लम्स टू कम, कि प्रॉब्लम कोई आएगी तो हम उसको रिजॉल्व करेंगे। अदरवाइज बैठे हुए शांत है, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द थिंग्स। तो मुझे नहीं लगता कहीं ना कहीं कुछ वी आर वेटिंग फॉर द नेगेटिव थिंग्स टू हैपन, तो वो एक डर भी हाँ जी, पैदा हो करता सकता है, है, हो बहुत सकता डर है, पैदा आ, बिल्कुल हो करता है सकता अंदर, है। और भगवान गुरुदेव ऐसा का नेव कुछ सूत्र हो साहब, चार जाए, शब्दों ऐसा का, कुछ ना आ चार जाए। शब्दों का गुरुदेव का, मामा जी 4 शब्दों का गुरुदेव का सूत्र है। और वो आपने भी कई बार सुना होगा, कहा भी होगा लोगों से, और जीवन में जिया भी होगा, व्यस्त रहो मस्त रहो। इसीलिए ही कहा है कि तुम सृजनात्मक तरीके से व्यस्त रहने का मतलब ये नहीं है कि किसी को जा जाके तंग करो, है ना। व्यस्त रहो मस्त रहो बेटा, अस्त व्यस्त मत रहो। हम अस्त व्यस्त हो जाते हैं, और उसमें अस्त व्यस्तताएं हमारा ही मन खड़ा कर देता है। जैसे आपने कहा, कहीं भय खड़ा कर रहा है, कहीं किसी तरह की और परिस्थिति खड़ी कर रहा है। अगर हम क्रिएटिव वे में खुद को व्यस्त रखें, है ना, तब तो ऐसा आवश्यक नहीं है कि मैं प्रैक्टिस ही शुरू करूं। हो सकता है आई जस्ट वांट टू प्रैक्टिस लर्निंग म्यूजिक, कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहता हूँ। एंड वन शुड चैलेंज द माइंड विद द सिचुएशन, जिससे कि वो सृजनशील बना रहे टिल द लास्ट ब्रेथ। भाई हमने तो शांति कुंज में ऐसे ही बुजुर्गों को देखा जिन्होंने जीवन के गॉट इट। अंतिम नहीं नहीं, अब मतलब जिस भी आपकी बात सुन के लग रहा है कि मैं अब सही जगह जा रहा हूँ, आई एम गोइंग द राइट चैलेंज करते रहना चाहिए, और थोड़ा सा जी कंफर्ट जोन को मुकुल जी कुछ छोड़ना कह रहे हैं, चाहिए। मुकुल जी कुछ कह रहे जी हैं। जी। नेव साहब, आपको आदर के साथ मैं कहूंगा, आप जिस काम में लगे हैं ना, आपका उद्देश्य यही है। हम सबके साथ जो शाम को अपने विचार रखते हैं, उनके लिए जरूर कुछ ना कुछ आप पढ़ते होंगे, कुछ सृजन करते होंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा उद्देश्य है, बहुत अच्छा काम है ये। नहीं, मैं अपनी देखिए, मैं मुकुल जी, विथ फोल्डेड आई एम सेइंग नॉट फॉर मी। मेरे को तो लगता है, मेरी वाइफ भी अब कहती है कि आप जितना ऑफिस में पहले बिजी रहते थे उससे अब ज्यादा हो गए हो, अब आप जी टाइम घर में कम देते हो। मैं इतना ज्यादा इधर भागता रहता हूँ, कभी इधर कभी उधर उधर, जी नथिंग फॉर मी। और जैसे उन्होंने म्यूजिक की बात कही, सीखने की, एंड रियली कि मैंने पिछले 3 महीने से बांसुरी सीखनी शुरू कर दी है। मैं वाह जिंदगी वाह मुझे वाह। बड़ा अच्छा लगता था बांसुरी लोग कैसे बजाते हैं, जी सारा जी। कैसे निकलता है। तो मेरे को जब पहली बार उन्होंने सारे गामा सिखाया मेरे को, और मैंने जी सारे गामा बजाया, तो आई वाज सो डिलाइटेड, अरे मैंने बजा ली, मुझे आती मामा जी, है। इस पे वहीं से आशीर्वाद भेज दो, ये मैं बजा ही नहीं पा रहा हूँ, यहीं पड़ी रहती है बस ये। मैं सिर्फ ना बोलने वाला आदमी हूँ, कागज का शेर। आप जो है ना, इस पे आशीर्वाद दो तो मेरा भी ये सरस्वती इन्होंने जब कहा कि म्यूजिक में कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना, मैं क्या, देन आई एम डूइंग द राइट थिंग्स। मैं इंस्ट्रूमेंट सीखना शुरू कर दिया 3-4 महीने पहले से। म्यूजिक गाना जब थोड़ा बहुत गा लेता, थोड़ा सीखना और शुरू कर दिया। वो तो मैंने तो अपने आप तक बिजी रखा, नॉट फॉर मी। जब लोगों से बात करता हूँ ना, इंटरेक्शन जी। होता है, मैं उसकी बात कर रहा था कि फॉर द जनरल हाँ पीपल, नॉट फॉर मी। किसी इंडिविजुअल के लिए मैं यहाँ बात ही नहीं करता सर। नहीं, थैंक यू। इन जनरल ये फीलिंग उसी जी जी जी। व्यक्ति में आती है मैं तो बहुत बिजी हूँ, जो मैं तो अपना कोई टाइम ही उद्देश्य नहीं। नहीं बनाते। मैं तो 28 दिन सभी, लगोगे तो वो भी कम होगा। नहीं, सभी रिटायर्ड ऑफिसर्स से मैं तो यही एक निवेदन करता हूँ कि कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में पर्पसफुल ले आई चीज ले आइए। कोई एनजीओ के साथ आप, मान लिया आपको अर्निंग्स की जरूरत नहीं है इस समय, आपने बहुत काम कर लिया अर्निंग्स के लिए, आप एनजीओ के साथ जुड़ जाइए, बच्चों की सेवा कीजिए, बच्चों को पढ़ाइए। आप कहीं और नहीं जा सकते, घर पर ही अपने बच्चों को बुला के उनको शिक्षा दीजिए, कंपटीशन की तैयारी कराइए। तो बहुत से लोग इस तरह से कर रहे हैं, योग की शिक्षा दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें ऑफिसर्स कर रहे हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स अपना पर्पस उन्होंने बनाया है। तो इसी तरह से समय निकल जाता है जिंदगी का। अंकुल ठीक जी कह रहे जो हैं मुकुल मामा जी आप। गुरुदेव ने लिखा है नहीं, कि वानप्रस्थ जो गुरुकुल है ना, अरविंद मामा जी, बस एक लाइन जोड़ रहा हूँ। मैंने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, गुरुदेव लिख रहे थे कि जो भी गुरुकुल हुआ करते थे ना पहले, वो वानप्रस्थी लोग चलाया करते थे। मतलब जो अपने जीवन के
व्यवसाय और उस दृष्टि से पूरे उपराम हो चुके हैं, दे हैव कंप्लीटेड दैट लूप। वो लोग ही कंडक्ट करते थे, पति पत्नी मिलके ऐसी बाल संस्कार शालाएं या एनजीओज या इस तरह का समाज सुधार, या अपनी स्किल्स शेयर करना, कहीं एज अ काउंसलर काउंसिल करना, कहीं कोचिंग करना, या बहुत सारी चीजें, मतलब अपने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से वो करते रहना चाहिए। उससे क्या है, एक अच्छी व्यस्तता और एंगेजमेंट बना रहता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद मामा जी। अरविंद जी, ठीक है ना? अब धन्यवाद प्रस्ताव का समय नहीं, है। अभी एक मिनट, अभी हम बोले कुछ उसमें। अच्छा। जो गुरुदेव हाँ ने हाँ प्लीज। कहा है कि अपना जीवन उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, यानी 50 साल से पहले कैसे होना चाहिए, 50 साल के बाद कैसा होना चाहिए। 50 साल के बाद में अगर हम बर्निंग एग्जाम्पल देखें तो उसमें देखते हैं कि पैगंबर साहब ने भी 50 साल के बाद ही अपने इस मिशन की स्थापना की थी, जब 60 साल के थे। और इसमें इस्कॉन के जो व्यवस्थापक रहे हैं प्रभुपाद जी, उन्होंने भी 60-65 में की मतलब। और रामचरितमानस शायद तुलसीदास जी ने 89 ईयर्स में किया मतलब। और मैं एक अखंड ज्योति का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसमें जापान के अंदर जो एक जो एनजीओ है, जो चीज है वहाँ एंट्री जो एज होती है वो 80 ईयर्स है, 80 साल के बाद। तो ये जो इनका जो पीरियड है ये बड़ा स्वर्णिम होता है, क्योंकि इस वक्त में हमारे साथ जैसे कहते हैं ना होश और जोश, इसमें ना हमारे साथ बहुत बड़ा अनुभव होता है। और जब हम अनुभव को शेयर करते हैं तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे मैं व्यक्तिगत अपनी बताता हूँ, हमने सन 2000 में अखंड ज्योति का 24 हजार का संकल्प लिया था लाइफ मेंबर का। तो किसी कारणवश, क्योंकि 8 हजार तक हम पहुंच गए थे, पूरा नहीं हो पाया मतलब, क्योंकि 6,000 लाइफ मेंबरशिप हो गई है, तो जबरदस्ती तो बढ़ा ही नहीं सकते आप, क्योंकि भाई गुरुदेव ने कहा था बेटा मैं कोई बुक सेलर कोई ना हूँ जो घर घर जाके बढ़ाएंगे, पर बनाया। अब हमने उसका दूसरा, जब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कही या टेक्नोलॉजी आ गई, तो अब हमने एक छोटा सा विचार और एक वीडियो, इसका हमने 24,000 का ले लिया संकल्प। तो कैन यू बिलीव कि हम 12,000 को पर डे भेज रहे हैं, 12 हजार। और अभी 24 हजार का हमारा टारगेट, यानी 12 हजार में और चाहिए। आप देखिए कितने लोगों को ढूंढना, मिलना, बात करना और अपने डेटा बैंक में लेना, तो ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। तो क्वेश्चन क्या होता चाहिए, गिलहरी वाला कार्य हो कि कोई बदले ना बदले, क्योंकि गुरुदेव का थॉट है कि अपना सुधार संसार की सबसे बड़ी सेवा है। हमें आपने भी देखा, जब सुबह को आप क्लास खोलते हैं तो आप ये नहीं देखते कि एक बैठा है, दो बैठा है, तीन बैठा है। जैसे गुरुदेव कहते थे बेटा कि अगर गाड़ी के अंदर सवारी में एक आदमी बैठा है तो आप बस में टक्कर को ही मार दोगे, बस को तो लेके जाओगे ना ड्राइवर की तरह से। हम्म, ये गुरुदेव का ही विचार है ना, क्यों? हाँ, तो उसमें जरूरी नहीं है कि आदमी बैठे हैं। इसी तरह अब हमें पहले जूम में हुआ करता था कितने लोग ज्वाइन कर, अब हमारे अंदर नहीं है। अब तो हम ये कहते थे, कोई पूछता भी कितने लोग जूम में ज्वाइन करेंगे, हमने कहा भी इसमें तो एक भगवान सुखदेव जी आ जाएंगे, राजा परीक्षित आएंगे। राजा परीक्षित तो हम नहीं है खैर, हम तो जूम को खोलने वाली हैं। तो दो लोग भी हो जाए हमें तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग 10 बार आ जाते हैं तब दिक्कत तो हमें कभी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या है कि भाई अकेला चलो रे, कार्य अपना बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि ये सब चीजें उद्देश्य होना चाहिए। अब हमें जो इतना उद्देश्य, 12 हजार लोगों का भी ढूंढना है मुझे और भेजना है, मतलब वो भी विचार भेजना है जिसमें आपने देखा होगा उस विचार में कोई नाम नहीं होता, कुछ ये नहीं होता कि कहाँ से कैसे आया। तो गुरुदेव ने कहा था बेटा मैं व्यक्ति नहीं विचार हूँ। तो आप जो है गुरु से परहेज कर सकते हो पर विचार से नहीं कर सकते ना। तो जीवन तो मैं समझता हूँ कि 50 के बाद, हम 63 साल की आयु हो गई है, तो हम तो अभी जब तक चलाएंगे तो गतिमान रहेंगे, जैसे हृदय की गति में लप 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 कर रहा है, तो जब तक चलते रहेंगे अपना। तो आनंद है, एंजॉय है, क्योंकि अध्यात्म का वास्तविक स्वरूप जो है आनंद में है। मैं एक मिनट कहूँ, अरविंद जी की बात जो उन्होंने कहा ना कि दो लोग रहेंगे तब भी चलाएंगे, इनफैक्ट मैं आई रिकलेक्ट वेरी क्लियरली एंड वेरी ऑनेस्टली कि जैसे शुरू में हमने शुरू किया था तो कुछ लोग जब कम होने शुरू किए तो अरविंद जी ने कहा कि अगर 15 से नीचे लोग आए तो फिर मैं इसको बंद कर दूं। दैट वाज ए टाइम। लेकिन फिर इनको यात्रा में इतना आनंद आने लगा, इन्होंने कहा कि खाली गाड़ी भी जाएगी तब भी मैं लेके चलूंगा। तो ये यात्रा का आनंद जो है वो सबसे बड़ी चीज थी। लोग हैं या नहीं उसका कोई मतलब नहीं, मुझे अब गाड़ी चलाने में मजा आने लगा। दैट इज द स्पिरिट, दैट इज द थिंग जो हम लोग को वी शुड अप्रिशिएट एंड वी आर ऑलवेज विद इट। अब आप सर, देखिए आदरणीय नैब साहब का जो जूम पर आया वो 600 लोगों ने देखा। 600 लोग तो नहीं हुए ना, तो 600 लोगों ने देखा तो विचार तो पहुंचे ना, मतलब नैब साहब के जो है। तो ये कहीं ना कहीं चीज पहुंच तो रही है ना, ये कैसे पहुंचे उसमें। तो सवाल उसका है कि किस तरह से जाए मतलब। और एक बात हम तय बताएं, ये हमारा वास्तव में अपना कोई योगदान नहीं है। कभी कभी लगता है, अरविंद शर्मा कहते हैं ये कोई ईश्वरीय योजना है।
हमारे जूम में काफी लोग ऐसे हैं जिनको मैं 1-to-1 नहीं मिला हूँ वास्तव में, स्पीकर्स को मैं नहीं मिला 1-to-1। वो अपने आप आए हैं, अपने आप मिले हैं, अपने आप आते हैं, वो सब मतलब ईश्वरी प्रेरणा। वास्तव में इसमें मेरा नगण्य योगदान नहीं है। मतलब सबसे बड़ी चीज तो ये है कि ईश्वर जो है शाम को 1 घंटे का आपको समय दे रहा है। अगर ईश्वर ने आपको पिछले 2 महीने के अंदर, मुझे साइटिका और स्लिप डिस्क हो गई थी तो मैं तो बेड पे लेटा हुआ था। तो परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है हम पे कि हमें वो इस तरह से समय दे रहा है। जैसे कहते हैं समय, प्रभाव और प्रतिभा ये व्यक्ति का नहीं होता, परमात्मा का हो रहा है। समय अच्छा है तो उसकी कृपा से, प्रतिभा है तो उसकी कृपा से, प्रभाव है तो उसकी कृपा से है। कौन जाने सकते हैं। तो चलिए, 2 प्रश्न मेरे मन में थे, चलिए वो नेक्स्ट टाइम पूछ लेंगे क्योंकि टाइम काफी हो गया है। तो उस टाइम आदरणीय कुछ कहना चाह रहे थे अंकुर जी? आप मुस्कुरा रहे हैं या कुछ स्माइल, कुछ नहीं नहीं, कहना? आपकी बातों को सुन के ही बस उसका रस ले रहा था मन ही मन। हम तो स्वार्थी आदमी है। नहीं, कुछ गलत कह दिया तो बता दें। अरे नहीं साहब, कैसी बात कर। चलिए आदरणीय मुकुल जी। आ, चलिए, बहुत सुंदर आज का जो भी डिस्कशन रहा, और अंकुर जी ने जो डी स्ट्रेस करने के लिए, एंजाइटी को दूर करने के लिए जो भी हम लोगों को प्रेरणा दी, बहुत ही अच्छी सुंदर तरीके से हमारे अंदर गई। हमने उसको समझा, और मूल मंत्र का जो आपने प्रयोग कराया वो तो बहुत ही अच्छा प्रयोग कराया। और एक चीज आपने और जो बताई कि आप इसको किसी भी समय कर सकते हैं, तो ये मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि जब भी थोड़ा आराम से बैठा हूँ, समय है, तो 2 मिनट समय निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जीवन में। प्रत्येक दिन ज्यादा करना भी नहीं है। तो बहुत अच्छा एक मेरे को एक संदेश मिला। और नेप साहब ने भी बड़े अच्छे प्रश्न रखे, और धन्यवाद, नेप साहब पहले ही दे चुके हैं उसको समराइज करके, तो मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। आप सभी का समय निकालने का, और विशेषकर अंकुर जी का हम लोगों को इतना अच्छा समझाने का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम सभी लोगों को, धन्यवाद। अंकुर जी, जो नेक्स्ट टाइम के लिए ना 2 प्रश्न मेरे मन में है, उसको आप चाहें तो ले सकते हैं। एक तो प्रश्न ये आया जी। था मेरे मन में कि अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए तो बोलना कम होगा? क्वेश्चन मार्क। अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए तो क्या बोलना कम होगा? एक क्वेश्चन मार्क। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि जो नींद है, जो नींद की जो साइकिलिंग है सोने की हमारी, वो कहते हैं कि अगर हम 9 बजे किसी भी तरीके से सो जाएं और 3 बजे हमारी आंख खुल जाए, तो ये नींद हमारी जो बनी करीबन 6 घंटे की बनी है, तो इस 6 घंटे में हमें कई बार इतनी फ्रेशनेस आएगी जो शायद हमें 8 घंटे या 10 घंटे के बाद भी नहीं आएगी। क्योंकि ये कोई साइंटिफिक रीजन है जिसमें कि ऊर्जा जो डेवलप होती है, जो आती है, मतलब क्योंकि कहते हैं कि कई बार जो है उसके अंदर बहुत सारी जो चीजें हैं हमारी, वो इस 11-12 बजे के बीच में होती है। क्योंकि आज के समय में हम ये देख रहे हैं, काफी स्टूडेंट जो है वो रात को 3 बजे जाके सोने पहुंचते हैं, 3 बजे तक पढ़ते हैं। तो एक साइकिलिंग है, मतलब उनका अपना स्टाइल है, मैं उसमें नहीं जा रहा। पर जो साइंटिफिक, जो ब्रह्मांड में है, जो ब्रह्मांड में जो उसका औचित्य है, वो ये है कि 9 बजे हमें हर हाल में बिस्तर पर सो जाना चाहिए और 3 बजे उठ जाना चाहिए। मतलब 3 बजे मेरे ख्याल से ऑटोमेटिक, तो जो फ्रेशनेस मिलेगी वो बहुत लाइव होती है, मैंने देखा। ये 2 प्रश्न। चलिए, आप बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुकुल जी, बहुत बहुत इसमें धन्यवाद। इसमें इसमें एक चीज, जो नींद का प्रश्न है ना अंकुर जी, अभी उसमें ये मैं सोच एक करके चीज बताएंगे, कहूंगा। सोच में बताएंगे नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट टाइम बताएंगे नहीं क्या नहीं, मैं प्लान कह है। रहा हूँ कि समय सिर्फ ये नहीं है कि 9 से 3 का समय, 6 से 7 घंटे की नींद पूरी हो, जो मैं समझता हूँ। अब मेरी नींद तो नहीं करीब मुकुल जी, करीब मैं नौ बीच में, घंटे की नहीं हो रही मुकुल जी, है। मैं एक मिनट, मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मैं कोई साइंटिफिक तरीके से कह रहा हूँ कि ब्रह्मांड के अंदर, ये डेटा के बेस पे अंकुर जी बताएंगे, कुछ ब्रह्मांड में इसका साइकिलिंग है जो, देखिए किसी का नहीं हो पाता, मैं नहीं कहता, जैसे कोई जिनकी नाइट ड्यूटी है या कोई और चीज है, वो उसमें नहीं आ रहा, सो जल्दी उठना, वो एक अलग बात है। पर जो एक यूनिवर्सल ट्रूथ है या जो चीज साइंटिफिक है, मैं उस पर जाना चाह रहा था एक्चुअली। जिनकी अपनी विशेषता है, मैं उस पर नहीं जा रहा। वो जो अपना वो इसमें इसमें अंकुर जी के विचार सुनेंगे नेक्स्ट सेशन में। यस यस, क्योंकि एक थॉट दे दिया, मतलब विचार, मतलब दो थॉट थे ना। जी जी जी। मेरा चलिए काम धन्यवाद। आसान कर देते ना आप, थॉट देख के मेरे को सोचना नहीं पड़ता अगले सेशन में क्या बोलना है। आपने पहले ही बता दिया।
धन्यवाद आपको। इनफैक्ट 2 सेशन तैयार करा दिया आपने, एक मुद्रा वाला और एक ये। उत्तर तो अभी देने की स्थिति में हूँ, लेकिन समय अभी परिधि में मांग रहा है, तो फिर अभी धन्यवाद आदरणीय मुकुल जी जी, धन्यवाद आदरणीय अंकुर मेहता जी, थैंक यू आपने समय थैंक यू निकाल के समय दिया। और जूम का विशेष रूप से धन्यवाद, क्योंकि आप सब लोगों को समय दिया। और आज का विचार नहीं है, आज की एक छोटी सी कविता है, परमिट ले रहा हूँ अंकुर जी से। जब ये सोते रह गए थे, सोते रहने के बाद में इनके मन में एक विचार आया, जिसको कि इन्होंने कविता के रूप में बोला। वो विचार इन्हीं का है, मेरा नहीं है। देह जले है एक बार, देह जले है एक बार, देही जले कई बार। नहीं, ये तो पहले आया था मामा जी, ये चलो अब जब जाग भी, सोते रहने वाला ये नहीं था। चलो अब इसे चलने दो सर। हाँ, लेकिन आप ये सुनाइए, ये हमें बड़ा प्रिय लगा, ये हमने थोड़ा कबीरदास जी से प्रेरित होके, हमने नहीं लिखा, लिखवा दिया भगवान ने। आप कहिए, चलिए, अच्छा लगेगा है आपकी आप ही आवाज। का। देह जले है एक बार, देह जले कई बार, नरक बना है जीवन, नरक बना है ये जीवन, करके कुछ उपचार। नरक बना कर है ले ये कुछ जीवन। उपचार। अच्छा, कर ले कुछ उपचार, ठीक। पहुंच ना पाया तू कहीं, पहुंच ना पाया तू कहीं, लेकर ये अहंकार। पहुंच ना पाया तू कहीं, लेकर ये अहंकार। सोच बदल, कर्म बदल, बदल ले तू व्यवहार। सोच बदल, कर्म बदल, बदल ले तू व्यवहार। कब तक ऐसा ही फिरेगा बेबस और लाचार। कब तक ऐसा ही फिरेगा बेबस और लाचार। जीव जगत में नाव तेरी फंसी है बीच में धार। आत्मा ही श्रेष्ठ है, आत्मा आधार, आशा तृष्णा में फंसा मन का ये संसार। गुरु से तू जोड़ ले, गुरु से तू जोड़ ले अपने जीवन के तार। गुरु की ही कृपा से बंदे होगा बेड़ा पार। जो फिरता तू मारा मारा, है उसकी कृपा अपार। जीवन मिलता कभी कभी, ये कर ले इससे प्यार। बहुत जीत ली तूने बाजी, लास्ट लाइन है, बहुत जीत ली तूने बाजी, अब तो बंदे हार। कहे ये दास सुन ले रे बंदे, कर ले कुछ उपचार। ये मेरी नहीं है, अंकुर मेहता जी की है। मैंने तो जो है बस सुनाया है। बहुत बहुत अच्छा। हम्म, क्योंकि अच्छी लगी तो चलिए, मैंने ओम का कही। उपचार। मैंने कहीं नोट कर ली। क्या कुछ कह रहे हैं, बोल क्या? मैं मैं ये कह रहा कह हूँ रहा ओम था, का नींद जी मामा वाली जी। अंकुर जी अब सुना दें अपने मुख कमल से। अरे हाँ, वो अरे भी मामा जी हो जाएगी। चलिए बता सुना क्यों दीजिए। नहीं साहब, अच्छी चीज के लिए देरी नहीं करनी चाहिए। एक्चुअली क्या था, एक दिन इनकी क्लास थी, तो क्लास में सोते रह गए। और ये सोते रह गए, हम क्या है, क्लास शुरू ही नहीं, क्लास शुरू ही नहीं हुई। क्योंकि हमें भी ऐसा नशा हो गया कि इनकी क्लास से 10 मिनट पहले हम बैठ जाते हैं कक्षा में। तो हम पति पत्नी दोनों ही कक्षा में इनकी क्लास सुनते हैं अपना, सुबह सुबह। तो कभी कभी तो हम्म एक बार में ऐसा होता है कि सुखदेव जी होते हैं, राजा परिषद है नहीं, हम होते हैं। तो दो ही लोग होते हैं, पर ये उस हिसाब से चलते रहते हैं। तो उस दिन, अभी 3 दिन पहले की बात है, दीपावली के अगले दिन की, तो सोते रह गए सवेरे। नींद खुली, लेकिन तब तक 5:45 हो गई थी। मैंने कहा अब जब तक मैं तैयारी में आऊंगा, जब तक तो 6 बज जाएगी। तो उस फिर दिन क्लास में मैसेज चला बाय गया। चांस मैंने आपका देख लिया था। अच्छा जी। और उस समय मामा जी कुछ भाव दिन में चलते रहे, फिर उनको पूरा करते करते दोपहर हो गई, तब शेयर किया सबके साथ कि शरीर सोता रह गया, चेतना स्वप्न में रही, किसी ने आवाज दी, दस्तक भी कोई हुई, मगर हम जग नहीं पाए। क्योंकि हमें याद है, हमारी माँ हमसे कहती थी, अरे तेरे को आवाज दी थी, और वो अभी भी तेरी क्लास है सुबह, मैं तेरे को जगा दूंगी। या अलार्म जगा देता है, कई बार दस्तक होती है, कोई आवाज देता है। पर व्यक्ति सोचता है कि नहीं, हमें तो किसी ने आवाज नहीं दी। ऐसा लगता है नींद में कभी कभी। तो शरीर सोता रह गया, चेतना स्वप्न में रही, किसी ने आवाज दी, दस्तक भी कोई हुई, मगर हम जग नहीं पाए। रात जरा देर तक रही, पर सुबह अपने वक्त से हुई, किसी ने आवाज दी, दस्तक भी कोई हुई, मगर हम जग नहीं पाए। और जब उठे तो हमने देखा, और जब उठे तो हमने देखा कि वो वक्त गुजर चला है। मन झुंझलाया और खिसियाया कि वो पल निकल चला है। मलाल बस है रह गया कि हम जग नहीं पाए। शरीर सोता रह गया, चेतना स्वप्न में रही, मगर जग नहीं पाए। दिन चढ़ा है और पूछता है कोई, दिन चढ़ा है, जीवन रूपी दिन परवान चढ़ गया है। आधे से ज्यादा जीवन बीत गया, संध्या आने को है। और दिन चढ़ा है और पूछता है कोई अपने भीतर से, शरीर उठा है पर जगह, पर क्या जगे हैं हम अपने भीतर से। दिन चढ़ा है और पूछता है कोई अपने भीतर से, शरीर उठा है पर क्या जगे हैं हम अपने भीतर से। उठ तो गए हैं, मगर हम जग नहीं पाए। वेद वाक्य है, उत्तिष्ठ जागृत, उठो और जागो। विवेकानंद जी का बहुत फेवरेट रहा ये।
और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। तो उठ तो गए हैं, और विवेचनकर्ता कहते हैं कि उठने और जगने में अंतर क्या है? बोले तुम उठ तो गए हो, पर तुम्हें सुध नहीं जागी, तुम्हारी बुद्धि नहीं जागी। उस भाव को लेते हुए कहा कि उठ तो गए हैं मगर हम जग नहीं पाए। उठाया तो एक दिन हमें, अब उठने की बात आती है तो लगता है कि यार उठे हुए हैं, तो बोले उठाया तो एक दिन हमें चार कांधों पर भी जाएगा। सोता रहा गर्भ में माँ के, क्या सोता सोता ही जाएगा? जगत में आए थे जगने को, भटक गए हम जग नहीं पाए। किसी ने आवाज दी, दस्तक भी कोई हुई, मगर हम जग नहीं पाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। बड़ा सुंदर। चलिए अब आइए 3 बार ओम का उच्चारण करते हैं। शांति 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 शांति। सबको प्रणाम, सभी प्रणाम। सबका धन्यवाद। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः।